वेलकम वेलकम वेलकम। प्यारे प्यारे सीए इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, बुरे बुरों को भी ओके वेलकम, कोई बात नहीं। आज हम एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। कॉस्टिंग के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। खूब मज़ा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने से। मैं पहले 5 मिनट के लिए एकदम क्विक स्पीड में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बैच के रूल्स बता देता हूँ, कैसे क्लासेस चलेंगी, कैसे सब कुछ चलेगा। फिर उसके बाद हम अपना आज का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अ, ठीक है जी। वेलकम जी। तो पहले रूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या किस तरीके से बैच चलेगा, मैं ज़रा ये बता दूँ आपको। देखिए, आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि भैया हमारा जो बैच है इसके नियम क्या हैं। तो पहली बात, तो आपके पास 2 हार्ड कॉपी बुक्स आएंगी। ज़्यादातर बच्चों को अब तक मिल गई होंगी जिनके एडमिशन्स लेकिन लेट हुए हैं। बुक वी आर आउट ऑफ बुक्स अभी, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर्स हैं जितनी प्रिंट हुई थी। तो सेकेंड लॉट में प्रिंटिंग हो गई है, अब वो बुक डिस्पैच होनी स्टार्ट हो गई है। तो आप सबके पास जल्दी जल्दी बुक्स आ जाएगी अगर नहीं आई है। और अगर नहीं आई है तो चिंता ना करें, हमने आपकी ड्राइव में चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन में बुक आ ही जाएगी आप तक, ठीक है जी। ये तो बात हुई बुक्स की। आपको कॉपीज कितनी बनानी चाहिए? तो एक तो बनेगी नोट्स की रजिस्टर। ज़रूर नोट्स का रजिस्टर अलग बनाना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप नोट्स लिखोगे हर चैप्टर के, ताकि वो रिवीजन में बहुत मदद करते हैं। एक क्लास वर्क कॉपी होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे क्लास वर्क में ही होमवर्क भी कर लेते हैं, वो आपकी चॉइस है। वैसे मेरी पसंद होती है कि क्लास वर्क अलग बनाओ, होमवर्क अलग बनाओ, क्योंकि रिवीजन में आप सिर्फ क्लास वर्क क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, क्योंकि होमवर्क वाले क्वेश्चन रिपीटेशनल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। ये 200 पेज के आसपास होना चाहिए। ये आपकी श्रद्धा है बेटा, ये रजिस्टर्स तो क्लास वर्क वाले तो कई लग जाएंगे, 3-4 रजिस्टर लग जाएंगे। तो 400-400 पेज का लेना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कॉपीज की। टेस्ट कैसे मिलेंगे आपको मैं बता दूं। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू टेस्ट होंगे जो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। फिर आपको यूनिट टेस्ट मिलेंगे जिनके सॉल्यूशन सेट भी मिलेंगे। और ये सेल्फ एवोल्यूशन एवोल्यूशन वाले की, जिसमें आप खुद ही चेकिंग करेंगे। फिर एंड में 2 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जो मैं चेक करके देता हूँ, यानी इवेल्युएटेड बाय अस। ये हम लोग चेक करते हैं। ये कब होंगे? जब जब आपका अटेम्प्ट है उससे 40 दिन और 30 दिन पहले एग्जाम होता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा चैप्टर्स का, वो मैं डिसाइड करूंगा। जिस ऑर्डर में मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसी ऑर्डर में पढ़ने हैं, उसी ऑर्डर में रिवाइज करने हैं, चैप्टर का ऑर्डर वही रखना है। आप मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछे सर किस ऑर्डर में रिवाइज करूँ, उसी ऑर्डर में रिवाइज करना है जिस ऑर्डर में मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसी ऑर्डर में पढ़ने हैं, उसी ऑर्डर में रिवाइज करने हैं, ठीक है जी। अगर आपको डाउट्स आएंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है जी। और ये व्हाट्सएप मैसेज किस नंबर पे करेंगे वो मैं आपको 3-4 क्लास के बाद दे दूंगा, आप घबराएं नहीं, ठीक है जी। हमारी जो बुक्स हैं वो क्या क्या कवर करती हैं बेटा? वो स्टडी मैट के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर एंड पास्ट ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ कवर करती हैं। ये सब कुछ कवर करती हैं। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी कि स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सब कुछ कवर करती हैं वो। इनमें से रेलेवेंट क्वेश्चंस कवर करती हैं। जैसे अगर डुप्लीकेट क्वेश्चन है वो हमने हटा दिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है जिसको ऑलरेडी हम किसी बड़े क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, वो हमने हटा दिया। तो जो रेलेवेंट है, जो आपने एग्जाम में पढ़ के जाना है, वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है जी। और उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं शायद मार्केट में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोर्स है हमारा कॉस्टिंग का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराता हूँ मैं क्लास के अंदर। बट इसका आपने रिव्यू अपने और सीनियर से सुना होगा कि इसकी बेस्ट बात यह है कि फिर पूरा का पूरा पेपर हमारे बच्चे को बिल्कुल मक्खन लगता है। जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आता है तो बहुत खुश होकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि पूरा का पूरा पेपर पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। रेगुलर बैच का मतलब ये है कि यू कैन इन्वेस्ट सम टाइम। भले ही हमने 10 घंटे 20 घंटे ज़्यादा लगा दिए होंगे रेगुलर मार्केट के मुकाबले, लेकिन वो आपके काम आएगा, ठीक है जी। कैमराज अपने ऑन रखें। तो ये तो हुई बैच की डिटेल। इसके अलावा भी बैच के बारे में मैं बीच बीच में बताता रहूँगा आपको। पर अभी आप मुझसे पढ़ने आए हो तो मुझे लगता है मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना बच्चे परेशान होना स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग का चैप्टर। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी देर के लिए ये जानते हैं कि कॉस्टिंग क्या होती है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि व्हाट इज कॉस्टिंग।
देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन हमें जो पढ़ाया जाता है वो 95% कॉस्टिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम पढ़ाया जाता है। वो थियोरेटिकली मैं पढ़ाऊंगा आपको डेफिनेटली, बट मेजरली जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कॉस्टिंग में कवर होता है। तो वो क्या है, कॉस्टिंग में हम सीखेंगे कॉस्ट को निकालना, किसी भी चीज़ की कीमत को निकालना, बनने में कितना खर्चा आया उसे जानने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, मान लेते हैं कि मैं ये पेंसिल बनाता हूँ, अगर मेरी मेरी एक फैक्ट्री है, मैं इसमें पेंसिल को प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पेंसिल है इसमें एक पेंसिल बनाने में कितना प्लास्टिक लगा, कितने रुपए वाला प्लास्टिक लगा, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, जिसने जिसने लेबर ने मेहनत करी। लेबर भी मल्टीपल टाइप की लगी हो सकती है। एक लेबर होगी जो प्लास्टिक को पिघलाती है, एक लेबर होगी जो प्लास्टिक से शायद मोल्डिंग बनाती है, तीसरी लेबर होगी जो इस पेन को असेंबल करती है, चौथी लेबर होगी जो पैकिंग करती है। अलग अलग लेबर होंगी, तो लेबर कितनी लगी। तो यानी हम इस कॉस्टिंग में क्या क्या सीखेंगे, हम मटेरियल कॉस्ट के बारे में सीखेंगे। देखो मटेरियल कॉस्ट जब मैं कहता हूँ तो क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट मतलब सामान की बनाने की कीमत क्या होगी, जो उसके अंदर सामान, कोई भी चीज आप बना रहे हो तो उसके अंदर सामान लगा होगा ना, सामान, वो उसकी क्या कीमत लगी है, कितने का लगा है, उसकी सही कैलकुलेशन कैसे होगी, मटेरियल कितना खरीदे, मटेरियल किस ऑर्डर में खरीदे, उसके लेजर कैसे बनते हैं, उसके अन्य क्वेश्चन, मटेरियल की क्लासिफिकेशन एबीसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब सीखेंगे हम। मतलब मटेरियल के अंदर ही मटेरियल की पूरी जन्म कथा पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम आज पहला चैप्टर यही पढ़ना स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है जी, बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ है मटेरियल में, क्योंकि भारी। अब देखो कई बच्चे सोचते हैं मटेरियल में इतनी क्लास लग गई, हाँ लगेगी मटेरियल में ज़्यादा क्लास, क्यों, क्योंकि मटेरियल बेस है बेटे। अगर हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग का मतलब क्या है, हम सामान की कीमत को जानना चाहते हैं, तो सामान की कीमत में सबसे बड़ा अंश किसका है, मटेरियल का। तो उसे तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा आपको। फिर मटेरियल के बाद हम पढ़ेंगे लेबर कॉस्टिंग, जिसे एम्प्लॉय कॉस्टिंग भी बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है बेटे कि जो लेबर है मेरे पास, उसके खर्चे कितने हैं, लेबर के खर्चे कितने हैं, मटीरियल जो लेबर है उसकी कॉस्ट कितनी है। क्या ये बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा, यानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि लेबर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है बेटा आपको, कूल। तो हमने मटेरियल कॉस्ट के बारे में जाना, हमने एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में जाना। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ओवरहेड्स कॉस्ट क्या होती है। बेटा ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है ऊपर के खर्चे, ऊपर के खर्चे। जैसे एग्जांपल लो, मेरी एक दुकान है, मिठाई बनाते हैं हम, अगर मेरी दुकान पे मिठाई बनती है तो बेटा एक बात हो, मिठाई अपने आप ही बन जाएगी, हवा हवा में बन जाएगी क्या, सिर्फ उसमें सामान लगेगा। एक बात हो, मिठाई को बनाने के लिए क्या सिर्फ बेसन घी ये सब इनपुट्स चाहिए, क्या सिर्फ लेबर चाहिए, नहीं बेटा, लेबर के साथ साथ वो जगह भी चाहिए जिस जगह पे बनाई जाएगी मिठाई, एयर कंडीशनिंग भी चाहिए, हवा भी चाहिए, कूलर भी चलेगा, बिजली का बिल भी आएगा, सफाई का बिल भी आएगा। ये सब होते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब ऊपर के खर्चे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपको लगता है कि सर पढ़ा रहे तो सर की बुक की कॉस्ट है या सर की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और तो कोई कॉस्ट नहीं, ऐसा नहीं बेटा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इंटरनेट का बिल आ रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बिजली का बिल आ रहा है, जिस जगह पे बैठ के पढ़ाता हूँ वहाँ की सफाई का बिल आ रहा है। तो दीज आर कॉल्ड ओवरहेड्स, ऊपर के खर्चे। अब आप कहोगे ये तो बड़े नेग्लिजिबल से होते हैं, बेटा बेटा खर्चे तो खर्चे हैं, समझे आप मेरी बात। तो ये बात होती है ओवरहेड कॉस्ट की, क्लियर है मेरी बात। फिर ओवरहेड कॉस्ट के बाद हम इनकी स्टेटमेंट्स बनाने पर लग जाएंगे। फिर हम कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाएंगे, जैसे कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर कॉस्ट अकाउंट्स बनाने सीखेंगे, फिर उन्हें रिकनसाइल करेंगे, कॉस्टिंग के और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को रिकनसिलिएशन करेंगे। बैच कॉस्टिंग के बारे में सीखेंगे, यूनिट जॉब बैच कॉस्टिंग के बारे में कि बैचेस की कॉस्टिंग कैसे होती है। मतलब इसके बाद हम फॉर्मलाइज कॉस्टिंग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो ये अभी हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे, पहले पहले हमने तीनों कंपोनेंट्स पढ़े कि कॉस्ट में क्या क्या होता है, कंपोनेंट क्या है कॉस्ट के। फिर उसके बाद हम उसमें ऊपर आने वाले खर्चे पढ़ने लगेंगे। क्या ये बात भी आपको समझ आ रही है बेटा मैंने क्या कहा, कूल। फिर इसके बाद कॉस्ट के बाद बहुत सारे अन्य चैप्टर आ जाएंगे, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, कि अगर प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस में होके गुजरता है, अगर जॉइंट प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोसेस में से मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी कॉस्टिंग करनी सीखेंगे। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग करनी सीखेंगे, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, है ना, टोल रोड एक सर्विस प्रोवाइडर है, आईटी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो उनकी कॉस्टिंग करनी सीखेंगे। जैसे ट्रक की कॉस्टिंग कैसे होती है, बस की कॉस्टिंग कैसे होती है, वो सब सीखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा बड़े वाले चैप्टर्स, जिसमें हम कॉस्टिंग के अलग अलग प्रोसेसेस को सीखेंगे, कि कॉस्टिंग के अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें हम कॉस्ट को
एक्चुअल के साथ कंपेयर करना सीखेंगे। जब हम ये सीखेंगे कि हमने जो कॉस्ट निकाली थी और जो एक्चुअल कॉस्ट हुई उन दोनों में कितना अंतर है, इसमें हम वेरिएंस को एनालाइज करना सीखेंगे। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें नई प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी जाती है, इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसको बनाने की। फिर बजटरी कॉस्टिंग के बारे में सीखेंगे कि बजट की कॉस्टिंग मतलब बजट्स कैसे बनते हैं कॉस्ट के। ऐसे और छोटे छोटे और चैप्टर भी हैं साथ साथ। तो मतलब हम बेसिकली इस पूरी जर्नी में देख रहे हो आप, सब कुछ कहीं ना कहीं कॉस्ट से रिलेटेड है। हर चीज के चैप्टर के नाम में ऑलमोस्ट कॉस्ट आता है, क्योंकि हम कॉस्टिंग सीख रहे हैं कोर लेवल पे। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो हर बच्चे की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ती है जब मैं उसे पढ़ाता हूँ, हर कोर्स में, हर बैच में कितनी कॉस्ट मुझे आती है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मिठाई वाला बंदा ये जानना चाहता है कि 1 किलो मिठाई के उसके कितने खर्चे हैं। आपको पता है क्या लगता है आप जब मिठाई खरीदते हो, सुनना एक बारी, आप जब मिठाई खरीदने जाते हो आपको लगता है, देखो हमारा दिमाग ना पार्शल होता है। जब हमारी जेब से खर्चा हो रहा होता है तो हमें सारे खर्चे दिखते हैं, लेकिन जब किसी और की जेब से खर्चा हो रहा होता है तो हमें सारे नहीं दिखते। जब आप मिठाई खरीदने जाते हो पता है आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है, अरे ये 1 किलो मिठाई का डब्बा 800 रुपये का दे दिया, हमें लूट लिया। आपको लगता है अरे 800 रुपये में इसका लगा ही क्या है, इसने बेसन की मिठाई बनाई है, बेसन तो 50 60 रुपये किलो या 80 रुपये किलो आता है, चीनी डाली होगी इसमें, चीनी तो 60 रुपये किलो आती है, और घी डाला है थोड़ा सा, घी चलो 500 रुपये किलो आता है, लेकिन घी से भी ज़्यादा महंगी मिठाई हो गई क्या? तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मिठाई तो बहुत महंगी है, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं सोच पाते। ये तो आपने खाली मटेरियल कॉस्ट सोची कि उसकी लेबर कॉस्ट नहीं होगी, क्या उसकी वेस्टेज नहीं होती होगी जब वो सामान बनाता है तो 5 किलो मिठाई में से आधा किलो सामान या 1 किलो सामान खराब भी हो जाता होगा उसका पड़े पड़े, उसकी कॉस्ट भी तो वो रिकवर करेगा। जिस शोरूम में आप गए हो, हल्दीराम के शोरूम में गए हो, बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया स्टाफ सामने आपको बैठा है, आपको पैकिंग करके दे रहा है, मुझे तो लगता है उनका डब्बा और जो पैकिंग है वही 20 30 रुपए की आती होगी। तो 1 किलो का डब्बा और उसकी पैकिंग और उसके ऊपर साथ में पॉलीथिन डालना, बिलिंग करना, बिलिंग की प्रिंटिंग करना, उस सब में 20 30 रुपए लग जाते होंगे जो आप गिनते ही नहीं। बेटा खर्चा बहुत होता है जो कि आपको नहीं पता लगता। आप उस एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट भूल जाते हो जो अंदर जाके आप मस्त एसी में बैठते हो छोले भटूरे खाने के लिए, भूल जाते हो आप ये सब। बेटा उसका भी खर्चा है, उस टेबल की भी कॉस्ट है, उस टेबल की डेप्रिसिएशन है, उस जगह का भी किराया है, वो जो व्यक्ति आपको सर्व कर रहा है और आपकी प्लेट्स लेके जा रहा है, प्लेट्स बाद में धुल रही हैं, उसका भी खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है बेटे। हमें कॉस्टिंग में वो सब कुछ जानना है। समझे आप मेरी बात? यानी हम कॉस्टिंग में उस चीज़ की जड़ तक जाना चाहते हैं कि उस चीज़ की कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो ये तब आएगा जैसे धीरे धीरे करके आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको कॉस्टिंग की नींव समझ आएगी बढ़िया तरीके से। और एक बात, कॉस्टिंग अब मेजरली इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है, फाइनल लेवल पे क्योंकि कॉस्टिंग तो है नहीं मेजर, वो तो एसपीओ वगैरह के कोर्सेज में कवर हो जाती है। तो इसलिए आपको मेजरली कॉस्टिंग यहीं पर ही पढ़नी होती है। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? आर वी गुड टू गो? चलिए अब हम इंट्रोडक्शन के बाद अपना मेन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का मेन चैप्टर नोट्स वाली जगह पे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट, हमारा आज का प्यारा प्यारा नया चैप्टर। यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है जी। हम पहले बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट की। देखिए बेटा मटेरियल कॉस्ट होते हैं दो तरह की। मटेरियल कॉस्ट हो सकती है दो तरह की। सर कौन कौन सी दो तरह की? देखो, मटेरियल कॉस्ट हो सकती है एक वो मटेरियल कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, और एक हो सकती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो बेटा डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है जो ना पर पीस आइडेंटिफाई हो सकता है, पता लग सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये शर्ट बनाने का काम करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मान लेते हैं मेरी प्रोडक्शन की फैक्ट्री, मैं शर्ट्स बनाता हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा, कितना कपड़ा लगा, कितने बटन लगे, कितना थ्रेड लगा, ये शायद हम पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती है? चलिए जी, अगर हम आगे की बातचीत करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है जी। तो सुनिए, तो डायरेक्ट मटेरियल आपको ये कहता है कि ऐसा मटेरियल जो पर यूनिट कितना खर्च हो रहा है हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जो पर पीस कितना लग रहा है हम इसे आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। क्या मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा? सो व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो पर पीस पता लग सकता है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कॉटन, जैसे अगर हम शर्ट बना रहे हैं तो क्लॉथ, थ्रेड, बटन, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन एक बात बताओ,
अगर मान लो मैं शर्ट बनाता हूँ तो मुझे मशीन में ऑयल डालना पड़ता है, ऑयल इन मशीन। क्या ये मैं पर पीस पता लगा सकता हूँ? क्या मैं पर पीस ऑयल पता लगा सकता हूँ? नहीं पता लगा सकता। तो देयर कैन बी अदर मटेरियल जो पर पीस डायरेक्टली पता नहीं लग सकते, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ गए आप मेरी बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, आप सब लोग वहाँ खाना खाने आए हो, तो पर आप लोगों ने सबने मान लो एक प्लेट नूडल्स ऑर्डर करी सबने, तो नूडल्स बनाने के लिए कितनी नूडल्स खर्च होंगी, चाउमीन बनाने के लिए कितनी नूडल्स लगेंगी, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो डायरेक्ट है। ऑयल कितना डाला वो भी कैलकुलेट हो सकता है, मसाले कितने डाले शायद वो भी कैलकुलेट हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, जब मैं आपको सर्व करूंगा नूडल्स खाने के लिए, अब आप कितनी केचप यूज़ करते हो, कितने टिश्यू पेपर यूज़ करते हो, कितने फोक्स यूज़ करते हो, वो कैलकुलेट नहीं हो सकता शायद। वो क्या है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? सो देयर कैन बी सर्टन एक्सपेंसेस विच आर नॉट वेरिंग डायरेक्टली विद आउटपुट, यानी जो आउटपुट के साथ साथ सेम तरीके से बढ़ या घट नहीं रहे होते। आउटपुट के बढ़ने पे बढ़ना और आउटपुट के घटने पे घटना वो प्रपोर्शनेटली बढ़ या घट नहीं रहे होते, वो कहते हैं इनडायरेक्ट। बाकी होते हैं डायरेक्ट। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। गुड। तो आपने कहा कि हाँ जी ये बात समझ आ गई। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बेटे? लिखिए जरा, द मटेरियल which can be clearly identified per unit, यानी जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वेरी विद आउटपुट इज डायरेक्ट मटेरियल। यहां पे आप लिखेंगे which does not has a clear relationship with output, मतलब जिसका आउटपुट के साथ कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। क्या मेरी बात समझे आप मैंने क्या कहा? अब सोचो कोई बावला आ गया, वो एक प्लेट चाउमीन में आधी केचप डाल के खा गया, आधी बॉटल, फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। और कोई हो सकता है बिल्कुल ही केचप ना डालता हो। समझे आप मेरी बात? हाँ बेटा, इसे नोट्स कॉपी में लिखना है, ये सारी बातें जो मैं लिखता हूँ ये नोट्स कॉपी में लिखनी है, क्योंकि ये रिवीजन में आपकी बहुत मदद करेंगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? चलिए आइए हम अपनी आज की क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। आइए समझना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी में ये कहानी सुनाऊंगा और कहानी से ही सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको फॉर्मूला याद हो गए, कहानी कहानी में ही। आइए कैमराज ऑन रखिए। ये मुंह छुपाने के लिए ऐसे कौन से बुरे कर्म कर रखे हैं जो मुंह छुपा के बैठते हो, पता नहीं चलता मुझे। आई, और क्लास में आप खाना वाना खा सकते हैं, अगर बीच में आपको भूख लगे, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जूस पीना है, जो भी करना है करो आप क्लास में, कैमरा ऑन रख के भी। आई जस्ट हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, ठीक है जी? आइए 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 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उस एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट डेवलप करूंगा मैं आपको, और ये यहाँ से मेन पढ़ाई स्टार्ट हो गई है भैया, ध्यान रखना, ठीक है ना, भूलना नहीं। लिखिएगा एग्जाम्पल साथ साथ लिखिए। मान लेते हैं कि हमारी एक लेटर से ये मिठाई की दुकान है हमारी, ठीक है जी? चलिए जी, तो मान लेते हैं हमारी ये एक स्वीट शॉप है। कौन खोलेगा भाई स्वीट शॉप? अभिनव स्वीट्स, ठीक है। अभिनव ने अपनी स्वीट्स की शॉप खोली है। अब अभिनव स्वीट्स में बहुत सारी मिठाइयाँ बिकती होंगी, ठीक है जी। अभिनव के पास एक गोडाउन भी होगा। गोडाउन होता है ना ज़्यादातर मिठाई की दुकान के पीछे, एक जगह ले रखी होगी जहाँ चीनी वीनी सब पड़ी रहती होगी। और एक लाला जी भी होंगे इस कहानी में। लाला जी कौन होते हैं बेटा? सप्लायर, जो हमें सामान सप्लाई करते होंगे। समझे आप मेरी बात? अब इस कहानी में अभिनव की मिठाई की दुकान है, अभिनव मिठाइयाँ बनाते हैं। हम अभिनव के लिए
मान लेते हैं चीनी का यानी शुगर का कंप्यूटेशन करने वाले हैं। शुगर एक इनपुट है उसके लिए, एक मटेरियल है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है? इनपुट। यानी आप कितना इनपुट खरीदते हैं, कितना इनपुट लगाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम चीनी के बारे में समझने वाले हैं कि अभिनव अपनी दुकान के लिए कितनी चीनी खरीदते हैं, कैसे चीनी खरीदते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए ज़रा अभिनव से सवालों के जवाब देते हैं। हमने अभिनव से पहली बात ये पूछी कि अभिनव आप ये बताओ आपकी दुकान पे कंजम्पशन कितनी है चीनी की? तो इन्होंने एक ऐसा जवाब दिया कि 100 kg से 300 kg पर डे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अभिनव के अकॉर्डिंग कि उनकी दुकान पे रोज कम से कम 100 किलो चीनी खर्च होती है, ज्यादा से ज्यादा 300 किलो भी चीनी खर्च होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भैया ऑर्डर कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। उसे क्या पता मिठाई का कितना ऑर्डर आएगा? कभी दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कोई ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे तो अचानक से डिमांड मिठाई की बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाई खाने का मन करेगा। और अगर फेस्टिव सीजन नहीं चल रहा होगा तो फिर मिठाई की सेल एकदम कम हो जाएगी, तो फिर आपकी मिठाई 100 किलो ही चीनी लगेगी रोज की। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी अभिनव की दुकान पे 100 से 300 kg तक की कंजम्पशन है। इसका मतलब है कि ये डेली की मिनिमम कंजम्पशन है। यानी ये डेली की क्या है? मिनिमम कंजम्पशन। कंजम्पशन को यूजेज भी लिखा जाता है, कभी कभी यूजेज भी बोल दिया जाता है। और ये मैक्सिमम कंजम्पशन है। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी हमें इस क्वेश्चन में, हमें इस एग्जांपल में दो बातें पता है। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, दोनों बातें पता है। यशिका समझ आ गया आपको मैंने क्या कहा? आपको मिनिमम कंजम्पशन भी पता है बेटे, मैक्सिमम कंजम्पशन भी पता है शुगर की। किस बिजनेस में? अभिनव स्वीट्स में। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और एक बात, वैसे अभी लिखना नहीं है ये बात, बट समझनी है कि अगर क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन नहीं दी हुई होगी, अगर क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन नहीं दी होगी, तो हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हमारी एवरेज कंजम्पशन निकल आएगी। एवरेज कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाएगा? 300 + 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी 200 kg एवरेज कंजम्पशन है। यानी हम ये मान लेंगे कि अभिनव की दुकान में औसतन, औसत समझते हो क्या होता है? ज्यादातर, ऑन एन एवरेज अनुभव की दुकान पे रोज 200 किलो चीनी खर्च होती है। कितने किलो चीनी खर्च होती है बेटे? 200 किलो चीनी खर्च होती है। ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी हमें ये बात भी समझ आ गई कंजम्पशन कितनी है। आइए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। और क्या बताया है इसने डेटा में? हमने पूछा अच्छा लाला जी आपको सामान कितने दिनों में भेज देते हैं, मतलब डिलीवरी पीरियड कितना है जब आप ऑर्डर करते हो, तो डिलीवरी पीरियड कितना है, डिलीवरी टाइम कितना है। या फिर मैं कहूँ कि री ऑर्डर पीरियड कितना है, जब आप लाला जी को ऑर्डर दोगे कितने दिन में आपके पास सामान आ जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि प्रोक्योरमेंट पीरियड कितना है, यानी आपके पास कितना समय है प्रोक्योरमेंट का। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? जी हाँ या ना? कूल। तो इसे बोलते हैं लीड टाइम। इसे क्या बोलते हैं बेटे? लीड टाइम। अब लीड टाइम हमने मान लिया है 3 से 5 दिन का है। लीड टाइम हमने मान लिया कितने दिन का है? 3 से 5। ये मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिए बेटे, कि जब हम लाला जी को फोन करते हैं, हम कहते हैं लाला जी माल भेजो, तो जल्दी से जल्दी वो 3 दिन में भेज देते हैं। जब वो खाली बैठे होते हैं, उनके पास ऑर्डर कम होते हैं, तो 3 दिन में ही चीनी आ जाती है। और कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन भी लग जाते हैं। कहानी समझ रहे हो ना? ऐसे दिल में डायग्राम बन रहे हैं ना कि ये चीनी की दुकान है, लाला जी से ट्रक भर के माल आ रहा है चीनी का, 3 दिन में पहुंच गया, कभी कभी 5 दिन में भी पहुंचता है। तो ये मिनिमम लीड टाइम है, ये मैक्सिमम लीड टाइम है। इसके साथ लिखो, ये है मिनिमम लीड टाइम। क्या है बेटा? ये मिनिमम लीड टाइम। और ये क्या है? मैक्सिमम लीड टाइम। ये बात भी आपको क्लियर हो गई? मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम, ये दोनों बातें भी क्लियर है बच्चे? हम सब करिए और बताइए। कूल। अब हमने इससे पूछा, अभिनव से पूछा, हमने कहा यार एक बात बताओ, आपके पास एक साल में कंजम्पशन कितनी होती है, यानी आपकी एनुअल डिमांड कितनी है। ठीक है जी, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, यानी मुझे ये कहना चाहिए कि आपकी एनुअल परचेज कितनी है रॉ मटेरियल की। ठीक है जी। बेटा डिलीवरी के नीचे लिखा है डिलीवरी पीरियड, री ऑर्डर पीरियड, प्रोक्योरमेंट पीरियड, ऐसे अलग अलग शब्द लिखे हैं बेटा। ये एक ही चीज के कई नाम है, एग्जाम में कुछ भी नाम पूछ सकता है वो आपसे, तो इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको ये बताया कि एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है।
तो देखो, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि हमने इससे पूछा अभिनव से कि भाई तुम एक साल में कितनी चीनी खर्च देते हो, एक पूरे ईयर में कितनी चीनी कंज्यूम कर लेते हो। तो इसने कहा सर आपको सच बताऊं तो इसे बोलते हैं ए का मतलब एनुअल डिमांड। ए का मतलब आज से क्या है, आज से जब भी मैं आपको ए बोलूंगा उसका मतलब क्या हो गया, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल कितना खरीदना है हमें, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि अरे सर मैं एक साल में 73,000 kgs खरीदता हूँ, यानी एनुअल डिमांड। ठीक है जी, बोलिए ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। कूल। चलिए जी, ये बात भी आपको समझ आ गई। एक लेकिन मैं इसके साथ नोट लिखवाना चाहूंगा, इधर देखिए, इफ एनुअल डिमांड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ एनुअल डिमांड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर मान लो कि एनुअल डिमांड हमें नहीं दी हुई तो हम कैसे निकालें उसे। अरे भैया कैसे पता लगाएं अगर एनुअल डिमांड हमें नहीं दी हुई। तो इसके लिए हम केस ए, केस ए में, या केस 1 लिख देता हूं, केस 1। तो देखिए जरा केस 1 में क्या होगा। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूं, देखिए केस 1 हमें क्या बोलता है, केस 1 का मतलब होता है कि ये बताता है कि भैया हमें अगर एनुअल डिमांड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं ए क्या है। तो आपको ए पता लगाने के लिए एवरेज कंजम्पशन पर डे लिख देनी चाहिए। एवरेज कंजम्पशन पर डे, आप ये देखो एक दिन में कितनी कंजम्पशन होती है, इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितनी कंजम्पशन के डेज हैं। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा। आपको ये देखना चाहिए कि एक साल में कितनी मतलब रोज कितनी कंजम्पशन है और कितने दिन है, उन दोनों को जैसे मानो कि रोज की एग्जांपल लो, रोज की आपकी 200 केजी की कंजम्पशन है एवरेज, और 365 दिन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एनुअल डिमांड आ जाएगी। अब समझ आया एनुअल डिमांड कैसे निकलेगी अगर एनुअल डिमांड ना पता हो। ठीक है जी, साथ साथ लिखना है बेटा, जल्दी जल्दी लिखना है, जल्दी लिखो पहले, चलो इतना लिखो, क्विक क्विक मैनर में लिखो। कंजम्पशन 100 kg से 300 kg, लीड टाइम 3 से 5 दिन, फिर एनुअल डिमांड जिसे एनुअल परचेज कहते हैं, वो भी लिख दिया मैंने फॉर्मूला। और एक बात समझो, ये जो कंजम्पशन है अगर ये डेज में है तो लीड टाइम भी डेज में होना चाहिए, ये दोनों मैच करने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होंगे। मतलब अगर क्वेश्चन कभी आपको धोखा दे दे कि ये डेज में दे दे और ये वीक्स में दे दे, मतलब क्वेश्चन आपको क्या करे, ये चीज डेज में दे दे और ये चीज वीक्स में दे दे, तो दिक्कत हो सकती है। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा। ठीक है जी, तो ये दोनों सेम दिन में होना चाहिए वरना हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम में, ठीक है ना। लिख लिया बेटे आपने इतना, जिन्होंने नहीं लिखा था लिख लिया सबने, शाबाश। अच्छा, इसका एक केस 2 भी आएगा लेकिन वो मैं अभी नहीं, कम से कम 3 क्लास के बाद लिखवाऊंगा केस 2, अभी नहीं आएगा वो, कम से कम 5 लाइनें छोड़ दीजिएगा इधर, ठीक है ना। एनुअल डिमांड आपको समझ आ गया बेटा मैंने क्या कहा। कूल, आगे चलते हैं, डी पार्ट पे चलते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जब भी हम लाला जी को ऑर्डर करेंगे, हम लाला जी को ऑर्डर करेंगे ना, लाला जी माल भेजो, लाला जी सामान खत्म होने वाला है जल्दी से माल भेजो, आप भी अपने घर पे ऐसे करते होगे फोन। बेटा आपके घर में भी राशन तो आता होगा, तो कभी कभी आप फोन करते होगे अपने राशन वाले अंकल को कि अंकल जी सामान भेज दो, चावल भेज दो, आटा भेज दो, दाल भेज दो, बोलते हैं ना वैसा कि सामान भेजो हमारे घर। क्योंकि अब जिनकी अपनी दुकान है वो नहीं बोलते होंगे, वो तो उठा लाते होंगे नीचे से, बट ज्यादातर लोग तो बेटा फोन ही करते होंगे ना। ठीक है, चक्की वाले अंकल को फोन करते होगे कि अंकल आटा भेजो। तो रीऑर्डर पीरियड देखिए, जैसे रीऑर्डर पीरियड मतलब समय कितना लगता है, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि जब हम रीऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक बार में कितना माल मंगाते हैं। दोबारा बोला मैंने क्या कहा, एक बार इस बात को बोलो।
एक बार में कितना सामान मंगाते हैं, दैट बिकम्स रीऑर्डर क्वांटिटी। तो व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? ठीक है जी, यानी एक बार में कितना माल मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 5000 kg है, ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि क्वांटिटी वी ऑर्डर फ्रॉम लाला जी ईच टाइम, यानी हर बार हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, कितनी क्वांटिटी हर बार ऑर्डर करते हैं। क्या सर कंपनियां बराबर ऑर्डर करती हैं? हाँ, यूजुअली बेटा देखो, हम कभी कभी ऐसा करते हैं अपने घर में कि हम नीड के हिसाब से मंगाते हैं कि चलो 5 किलो आटा भेज दो, अब हमारे रिश्तेदार आ रखे हैं 10 किलो भेज दो। आप अपने घर में ऐसा करते हो, बट बिजनेस ऐसा नहीं करते। बिजनेस यूजुअली एक एक ऑर्डर साइज डिसाइड करके रखते हैं और उतना ही मंगाते हैं हर बार। बिजनेस यूजुअली सेम साइज मंगाते हैं, क्योंकि बिजनेस के ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कहाँ रखना है कितना रखना है, उसी हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट करे होते हैं। तो वो ज़्यादा कम नहीं मंगाते, यूजुअली सेम तरीके से मंगाते हैं। क्या रीऑर्डर क्वांटिटी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब अगर हम बात करते हैं ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट होता है ईओ क्यू। ईओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेटा, ईओ क्यू का मतलब होता है कि एक बारी में जब लाला जी को फोन करें तो जो क्वांटिटी मंगा रहे हैं वो बेस्ट क्वांटिटी कितनी हो सकती है, मतलब जिसमें हमें लोएस्ट कॉस्ट पड़े, उसे कहते हैं बेस्ट क्वांटिटी। तो अब सर इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना कर लो कि ये बेस्ट क्वांटिटी लेवल, बेस्ट क्वांटिटी वी कैन ऑर्डर फ्रॉम लाला जी टू रेड्यूस कॉस्ट। मतलब खर्चे को कम करने के लिए हमें हर बार कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए। जैसे सोचो, अब सोचो अभिनव जो है वो मासूम है, अभी उसे ज्यादा अच्छे से कॉस्टिंग नहीं आती, तो वो 5000 kg मंगाता है हर बार, लाला जी से बोलता है 5000 किलो भेज दो, 5000 किलो भेज दो। बट बाद में हो सकता है हमने कैलकुलेशन करी और हमें पता लगा कि 5000 नहीं खरीदना चाहिए था, आपको हर बार 2000 खरीदना चाहिए था। हो सकता है कि हम ये बात बोले, क्या मेरी बात आप समझे मैंने क्या कहा? हो सकता है मैं ये बोलूं कि आप 5000 5000 5000 हर बार मत खरीदो, आप कम खरीदो, 3000 खरीदो या 2000 खरीदो, वो बन जाएगा ईओक्यू। पर ईओक्यू क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है। आज समय बनेगा तो आज, वरना अगली क्लास तो करना ही करना है। ठीक है जी। अभी तक क्या क्या कीवर्ड्स मैंने आपको समझाए, आइए मैं दोबारा से समझाता हूँ। हम पढ़ रहे हैं एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं अभिनव स्वीट्स के बारे में। अभिनव स्वीट्स मिठाई बनाता है, बहुत बढ़िया, बेसन के और खोए से अलग अलग चीज़ों से मिठाई बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अभिनव का यही काम है, बहुत बढ़िया काम है। अब अभिनव लाला जी से चीनी मंगाता है। अभिनव क्या करता है, लाला जी से चीनी मंगाता है, और इसी के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि वो लाला जी से कितनी चीनी मंगाता है, कैसे चीनी मंगाता है, गोडाउन में कितनी चीनी रख सकता है, ये सब बातें हम करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले देखा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब है कि उसके पास एक दिन में कितनी चीनी खर्च होती है। तो 100 kg से 300 kg, 100 से 300 kg के बीच में चीनी खर्च होती है रोज। ठीक है, अगर एवरेज पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज कितनी है, तो क्या बोलोगे आप मुझे? 200। शाबाश शाबाश आकांक्षा। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, एवरेज आ जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीड टाइम मिनिमम कितना है, 3 डेज, मैक्सिमम कितना है, 5 डेज, तो अगर मैं पूछूं कि एवरेज कितना है, अगर मैं पूछूं कि एवरेज कितना है, तो एवरेज आ जाएगा बेटा 4 डेज। एवरेज कितनी आ जाएगी? 4 डेज की एवरेज है हमारे पास। ठीक है जी, क्या ये बातें क्लियर है बेटा आपको? एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ? शाबाश। एनुअल डिमांड क्या होती है बेटा? एनुअल डिमांड का मतलब है कि एक साल में हमें कुल मिला के कितना सामान खरीदना है। अगर मुझे चीनी खरीदनी है तो मुझे एक साल में कितनी चीनी खरीदनी है, वो मेरी एनुअल डिमांड है। ठीक है, फिर ये क्या था सर, ये अभी जब समय जरूरत पड़ेगी तब इन फॉर्मूलाज पे आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब भी हम लाला जी को फोन करते हैं एक बारी में कितना माल मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि जब भी हम लाला जी से माल मंगाते हैं तो हम एक बार में कितना माल मंगाते हैं। सर ये बात नहीं समझ आई, देखो मेरी बात को समझो। अब मैं लाला जी को फोन करूंगा तो क्या मैं बोलूंगा अपनी मर्जी से कुछ भी भेज दो? आप मुझे बताओ, अगर मैं लाला जी को फोन करूंगा तो मैं उन्हें कुछ तो बताऊंगा कि लाला जी इतना सामान भेज दो।
10 किलो भेज दो, 20 किलो सामान भेज दो। जैसे हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर आटा एक स्पेसिफिक चक्की से आता है, ठीक है, और वो बरसों से आता है। अगर हम उन्हें फ़ोन करते हैं, उनके पास नंबर सेव्ड होता है, तो वो बस इतना बोलते हैं कि आटा भेज दो, और फिर फ़ोन रख देते हैं। 3 सेकंड से ऊपर बात ही नहीं करते उनसे। और वो भी नहीं करते, उन्हें पता है कि इनके घर से अगर ऑर्डर आया तो 10 किलो का आएगा। हो सकता है उन्होंने नाम के आगे सेव भी कर रखा हो 10 kg वाले, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी तो दिमाग से समझ जाते हैं। यानी उतना ही सामान आता है उनके घर से। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अभी ना कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे बैठे उबल रहे हैं, सर रॉ मटेरियल समझा दो। मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है। मैं अभी आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश में पुअर हो। तो मैं अभी चीज़ों के सिर्फ नाम सुना रहा हूँ बेटा। मैंने तो अभी डिस्कस ही नहीं किया एनुअल डिमांड क्या, एनुअल कंजम्पशन क्या है। कैसे डिस्कस कर लूंगा अभी? कैसे एक्सप्लेन करूंगा? अभी शब्द नहीं आते इन्हें। एक बच्चे को ABCD नहीं आता, मैं उसको सेंटेंस बनाने कैसे सिखा दूं? पहले पढ़ाने मुझे दो बेटा, है ना। थोड़े ठंडे रहो, आराम से बैठो। जिस दिन मैं बोलूंगा ना चैप्टर खत्म, उस दिन कहीं से डाउट नहीं आ सकता। सब कुछ आता होगा आपको। बस सब्र करो। सब्र तो करना पड़ेगा। अब आपको जरूरत से पहले समझा दो तो मैं नहीं समझा सकता बेटा, मैं अपने पेज पे समझाऊंगा। देखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है एक बारी में लाला जी से कितना माल मंगाते हैं। एक बारी में लाला जी से कितना माल मंगाते हैं, ये वर्ड समझ आया बेटा? री ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू मैंने कहा अभी हमने समझाना है, इसके लिए पेज हमने छोड़ा हुआ था। ठीक है सर, अब क्या करें? अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और उसके थ्रू फॉर्मूला समझेंगे। ये अभी हमने कुछ ये फॉर्मूला नहीं है, इनमें से कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। ये वो जानकारी है जो क्वेश्चन में दी होगी। ये इंग्लिश है जो आपको नहीं आती। अब मैं फॉर्मूला समझाने स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब आपको इंग्लिश आती होगी। ठीक है वंशिका, ठीक है। आइए हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की मेन बात। यहाँ पे हमने थोड़ा पेज, आधा पेज छोड़ दिया है। वैसे इसे दोबारा भी आगे डिस्कस करेंगे, नहीं भी छोड़ना तो मत छोड़ो। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। लिखिए, साथ साथ लिखना है बेटे आपने, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। अब देखिए, ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस में कितना सामान पड़ा हुआ हो, मैं दोबारा पूछता हूं, कितना सामान पड़ा हुआ हो हमारे पास, तो हम लाला जी को फोन कर दें कि भैया माल भेजो। देखो मेरी कहानी को सुनना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ हो। अब दिक्कत पता है कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी इंग्लिश में। अब बड़ी सारी बातें सर एक जैसी हो रही हैं। सर कोई आप कह रहे हो रीऑर्डर पीरियड, फिर आप कह रहे हो रीऑर्डर क्वांटिटी, अब आप कहने लग गए कि सर रीऑर्डर लेवल। सर मैं कहाँ जाऊं? सर मैं कहाँ जाऊं? बेटा आप ना अंत वाले शब्द को समझो। रीऑर्डर पीरियड का मतलब है कि जब हम रीऑर्डर करते हैं, हर बार ऑर्डर करते हैं लाला जी को, तो कितने दिन में माल आता है। रीऑर्डर पीरियड, समझे? पीरियड मतलब समय। तो रीऑर्डर पीरियड मतलब जब भी हम नया ऑर्डर देते हैं लाला जी को, कितने दिन में माल आता है। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? आपने कहा हाँ, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, रीऑर्डर क्वांटिटी। बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब भी हम लाला जी को फोन करते हैं कि लाला जी माल भेजो, तो वो रीऑर्डर होता है ना, नया ऑर्डर होता है वो एक। तो उस ऑर्डर में हम कितनी क्वांटिटी मंगाते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ये बात भी समझे आप? पर रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? बेटे रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हमारे पास कितना लेवल ऑफ स्टॉक पड़ा होता है। अब आप में से क्या कोई बच्चा ऐसा है जो अपने घर से किसी बाहर जगह पे रह के पढ़ाई कर रहा हो, किसी हॉस्टल में, किसी, कोई बच्चा है ऐसा? दो बच्चे हैं, और तीन बच्चे। कौन कौन बच्चा, ऐसे हाथ उठाओ। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, ठीक है। चलिए, दो तीन बच्चे हैं। बेटा कैमरा ऑन कर लो, जिन जिन ने बात करनी। पहले आकांक्षा से बात करते, दो लोगों से बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी भी और सिटी में, स्टेट में आप रहते हो,
आकांक्षा एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। मैंने आई होप आपका नाम ठीक पुकारा है ना। आकांक्षा मुझे ये बताओ कि आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजते होंगे, यूपीआई करते होंगे या आपके बैंक में जमा कराते होंगे, अब जहाँ भी वो रहते हैं वहां से, है ना। तो आप मुझे बताओ कि जब आप कितने पैसे बचे होते हैं तो आप उन्हें एक नया फोन कर देते हो कि अरे पैसे खत्म होने वाले, मम्मी पैसे भेजो, या पूरे खत्म हो जाते हैं, जीरो पे आ जाते हो तब करते हो, या थोड़े बचे होते हैं तभी कर देते हो। थोड़े बचे होते तो करते हैं। थोड़े बचे होते हैं तभी करते हो ना, क्यों? लाइक 1500 तक अगर कम हो गया है, ऐसे मोस्टली 1000, सॉरी 2000 3000 रहता है, बट 1500 तक चले गए तो फिर फोन करते हैं कि थोड़ा भेज दो, ऐसे होता है। हाँ, तो इसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब जो आकांक्षा ने 1500 का लेवल डिसाइड कर रखा है ना, सबको आवाज आ रही है आकांक्षा की? आकांक्षा ने ये बोला कि वो अपने बैंक में 3-4 हज़ार रुपये रखती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उनका बैलेंस कम होते 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 1500 आ जाता है तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। उन्हें लगता है कि अरे कहीं मम्मी पापा ने लेट कर दिया है, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, या बैंक बंद हो गया, या स्ट्राइक हो गई, या कुछ हो गया, तो मेरा बैलेंस एकदम जीरो पे ना आ जाए, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो पहले ही मम्मी पापा को डिप्रेशन में डाल देती है कि पैसे खत्म हो गए, भेज दो। ये तरीका है बेटे अपने आप को सेफ रखने का, और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा, बताना चाहेगा कोई ऐसे पैसे मंगाता हो? अभिनव बताना चाहेंगे? अभिनव आप बताइए दोस्त। आप बताइए दोस्त कि आप पैसे जीरो आने होने के बाद रीऑर्डर करते हो, या थोड़े बचे होते तभी परेशान हो जाते हो? सर जब 2000 बचे होते हैं तब भाई। तो 2000 बचे होते तो आप रीऑर्डर मंगवा लेते हो, है ना। यस। गुड। तो यानी सबने अपने अपने लिए अलग अलग रीऑर्डर लेवल डिसाइड किया है। रीऑर्डर क्या होता है देखो, अब इस शब्द को समझो, इन बच्चों के एग्जाम्पल से इस शब्द को समझो, रीऑर्डर लेवल। बेटा मैं आपको सच बताऊं, हम अपने घर पे भी यही करते हैं। आटा खत्म नहीं हुआ होता, शायद आखिर का 1-2 किलो बचा होता है, तो हम फोन कर देते हैं कि आटा मत भेज देना। यही तरीका सही है कि थोड़ा सामान हमारे पास पड़ा होगा और हम ऑर्डर कर देंगे, तभी माल आएगा। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? व्हाट इज री ऑर्डर लेवल? आपको ये तीनों शब्द समझ आ रहे हैं बेटा? देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, क्योंकि फिर बोलूंगा इंग्लिश। री ऑर्डर पीरियड का मतलब है कि जब हम नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कितने समय में सामान हमारे पास आता है, माल आने में कितने दिन लगते हैं, वो रीऑर्डर पीरियड है। हम हर बार जब नया ऑर्डर प्लेस करेंगे कितनी क्वांटिटी मंगाएंगे, वो रीऑर्डर क्वांटिटी है। और रीऑर्डर लेवल का मतलब जब हम नया सामान मंगाएंगे तो हमारे पास कितना सामान ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ होगा, वो होती है रीऑर्डर लेवल। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? देखो मैं इन तीनों का हिंदी में मीनिंग भी लिखवा रहा हूँ, आपने भी लिखना है तो लिख सकते हो कहीं जगह बनाकर पेज के ऊपर नीचे। इसका मतलब यानी सामान आने में कितना दिन लगता है, सामान आने में कितनी टाइम लगता है, सामान आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है जी। और रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, यानी हर बार रीऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगाते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। और रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है बेटा? रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हमारे पास कितना स्टॉक लेवल पड़ा होता है, तभी हम न्यू ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तभी हम न्यू ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। क्या मेरी बात समझे आप मैंने क्या कहा? यही बात अभी हमने दो बच्चों से भी पूछी। जैसे आकांक्षा ने बताया कि उनके पास बैलेंस कम होते होते 1500 हो जाता है, तो वो पैसा मंगा लेते हैं अपने पेरेंट्स से। ऐसे ही अभिनव ने भी कहा कि उनके पास बैलेंस कम होते होते 2000 पे आ जाता है, तो वो और पैसा निकाल लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। बोलिए मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा? दैट इज कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। तो इस लेवल को निकालते कैसे हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या एक बिजनेस चांस ले सकता है कि लाला जी ने माल भेजा तो भेजा, नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, दुकान खाली पड़ी रहेगी? क्या एक बिजनेस, क्या मान लो मेरी मिठाई की दुकान है, क्या मैं अपनी मिठाई की दुकान एक पल के लिए भी बंद करना चाहूंगा?
या ऐसी सिचुएशन देखना चाहूंगा कि मेरे पास चीनी ना हो? बेटा बिजनेसमैन हमेशा डरपोक आदमी होता है, ध्यान रखना। बिजनेसमैन बहुत डरपोक आदमी होता है, वो अपने बिजनेस से कभी पंगा नहीं ले सकता, वो अपने बिजनेस में कभी चांस नहीं ले सकता। वो चाहता है मेरे बिजनेस में हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहे, मेरे बिजनेस में हमेशा बिजनेस बढ़िया से चलता रहे। तो मैं पता है कब ऑर्डर प्लेस करूंगा, मतलब मेरे पास सामान कम होते 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 कितने लेवल पे आ जाएगा कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो सकती है, पहले ये देखो कि मैक्सिमम कंजम्पशन मेरी कितनी हो सकती है एक दिन में, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो सकता है, और लाला जी देर से देर कितनी लगा सकते हैं, उतना सामान मेरे पास पड़ा होना चाहिए। मतलब मैं ये सोचूंगा कि लाला जी देर से देर कितनी लगा सकते हैं सामान भेजने में। देखो याद करो, अब लिखना मत की बात, लाला जी 5 दिन लगा सकते हैं मैक्सिमम। याद करो हमारे एग्जाम्पल को, हमारे एग्जाम्पल में लाला जी कितने दिन लगा सकते हैं माल भेजने में? 5 दिन। और हर दिन में मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी हो सकती है मेरी? मैक्सिमम हो सकती है 300। तो मैं 300 × 5, 300 × 5 यानी 1500 kg, 1500 kg। जैसे कांशा ने डिसाइड किया होगा, कांशा ने भी अपने मन में ऐसे ही सोचा होगा कि उनके मम्मी पापा कभी कभी पैसा भेजने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, कभी बिजी हो जाते होंगे, बैंक नहीं चल रहा होगा या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो 5 दिन में शायद वो पैसे भेजें। और आकांक्षा हर एक दिन में 300 रुपये खर्चती है, तो आकांक्षा ने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा खर्चा 300 रुपये होगा, और 300 रुपये 5 दिन का मतलब मुझे पास 1500 पड़े होने चाहिए, तभी ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए नया कि पैसे भेजो। ठीक है ना, वैसे उसने उतना टेक्निकली नहीं सोचा होगा, बट कहीं ना कहीं अनुमान ऐसा ही होगा कि पैसे उतने पड़े होने चाहिए। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? तो बिजनेस क्या सोचता है, बिजनेस सोचता है, आपको एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल में बिजनेस डरपोक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बिजनेस डरपोक दिखाई दे रहा है, हाँ। क्योंकि बिजनेस कह रहा है भाई मैं बिल्कुल चांस नहीं लूंगा कि मेरा स्टॉक आउट हो जाए। स्टॉक आउट मतलब मेरा स्टॉक खत्म। एक बात बताओ, मेरी चीनी, मेरी मिठाई की दुकान है, पता चला यहाँ चीनी खत्म हो गई, अब नया ऑर्डर आया, ग्राहक आया भगवान का रूप बन के, और वो कह रहा है मुझे 20 किलो मिठाई पैक करके दे दो। हम कह रहे हैं शुगर फ्री ले लो, और मिठाई कौन शुगर फ्री खाएगा? मेरी बात को समझो, भाग जाएगा वो, कभी दोबारा कहीं नहीं आएगा हमारी दुकान पे। आएगा वो हमारी दुकान पे दोबारा? नहीं आएगा बेटे। तो हम चांस नहीं ले सकते कभी। आपने भी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि आपके पड़ोस में कोई दुकान है, जब आप उसके पास जाते हो कहते हैं बेटा बाद में आना, तो आप दोबारा उस दुकान पे ही नहीं जाते, आप कहते हो बेकार है, इसके पास सामान तो होता नहीं। तो कस्टमर वापस नहीं आता, रेपुटेशन चली जाती है दुकान की। और बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बड़े बिजनेसेस यूजुअली अपने पास हमेशा सामान रखते हैं। क्या आपको बात समझ आई मैंने क्या कहा? मैं आपको इसमें डर का अभाव दिलाना चाहता हूँ कि इस एग्जाम्पल में डर है। वो कह रहा है मैक्सिमम कंजम्पशन, चाहे मिनिमम लग रही हो, चाहे उस उन दिनों में खर्च बिल्कुल ही कम हो रही हो, 100 100 किलो के ऑर्डर आ रहे हो मिठाई के बस, लेकिन फिर भी वो कहेगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, उतना सामान मैं अपने पास रखूंगा। और तब लाला जी को फोन करूंगा कि लाला जी माल खत्म होने वाला है, जल्दी माल भेजो, क्योंकि मुझे पता है लाला जी मैक्सिमम 5 दिन में माल भेजेंगे। तब तक 5 दिन में सामान ज्यादा से ज्यादा भी खर्च हुआ तो इतना ही खर्च होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गई ये बात? तो बिजनेस ये तैयारी करता है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हमारे पास कितना सामान पड़ा होना चाहिए जब हम नया ऑर्डर प्लेस कर दें, हमारे पास कितना सामान पड़ा हुआ होना चाहिए जब हम नया सामान, नया ऑर्डर प्लेस कर दें। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? थम्स अप कर दो अगर ये बातें क्लियर हो गई। कूल। तो ये है रीऑर्डर लेवल। अब हम इससे, अच्छा इसमें एक फॉर्मूला और आएगा, इसकी जगह छोड़ देना, ठीक है जी। एक फॉर्मूला और आएगा, उसकी जगह छोड़ देना, मतलब 3 4 लाइन छोड़ दो। सर अभी सारे क्यों नहीं लिख पा रहे बेटा? अभी सारे लिखवाऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एक थीम के फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, दूसरी थीम कल पढ़ाऊंगा। देखो रीऑर्डर लेवल का मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी अधिक से अधिक कंजम्पशन, अधिक से अधिक लीड टाइम। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, नहीं मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टॉक, यानी हमें अपने गोडाउन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को कब मिलेगा? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आकांक्षा से और अभिनव से, बेटा एक बात हो, आपको अपने बैंक में हाईएस्ट पैसे देखने को कब मिलेंगे? पता है कब मिलेंगे? देखो एग्जांपल लो, आपके पास 1500 रुपए पड़े थे, आपने ऑर्डर कर दिया कि मेरे पैसे भेजो,
ठीक है जी। मान लो आपके मम्मी पापा ने एक अमाउंट फिक्स कर रखा होगा 5,000 या 10,000, जब भी भेजते होंगे उतने ही भेजते होंगे। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि आपने बोला और पैसे भेजो। अब आप लिखेंगे नहीं, थोड़ी देर सुनेंगे, सिर्फ थोड़ी देर सुनेंगे, ठीक है ना? सिर्फ सुन। आपके पास इतना सामान पड़ा हुआ था जब आपने ऑर्डर प्लेस किया। मान लो मैं कोई हलवाई वाला एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 1500 किलो मिठाई पड़ी हुई, चीनी पड़ी हुई थी जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया। ये बात क्लियर है सबको? मेरे पास 1500 किलो चीनी पड़ी हुई थी, मैंने लाला जी को फोन किया, लाला जी माल भेजो। पता चला लाला जी खाली बैठे थे, मक्खियां मार रहे थे। उनके पास ऑर्डर आया, उन्होंने एकदम से ही पैक कराया और भेज दिया। तो सोचो, यहां पे अभी लिखना मत कि मिनिमम लीड टाइम लगा, इधर मेरी कंजम्पशन भी सबसे कम हुई और लीड टाइम भी मिनिमम लगा। लाला जी ने भी बहुत जल्दी से भेज दिया और कंजम्पशन भी बहुत कम हुई। क्या ये बातें आपको क्लियर हो रही है मैंने क्या कहा? मैं दोबारा बोलता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास 1500 kg माल था और हमने लाला जी को फोन किया, मैं कहा लाला जी माल भेजो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम सामान बचा है। ऐसे डरा दिया हमने लाला जी। लाला जी ने जल्दी से 3 दिन में ही सामान भेज दिया, जो लीड टाइम सबसे कम था उनका। लेकिन इन 3 दिनों में खर्च भी सबसे कम हुआ। क्या ये बात आपको समझ आई? खर्च भी सबसे कम हुआ। तो यानी 1500 किलो में से सबसे कम 300 किलो ही खर्च हुआ 3 दिन में, बस 3 दिन में सिर्फ इतना ही खर्च हुआ। तो 1200 किलो तो पुराने वाले ही पड़े थे, 1200 किलो तो पुरानी चीनी पड़ी थी। और पता चला नई चीनी भी आ गई, ट्रक वाले ने ऐसे दरवाजा खटकाया, चीनी ले आओ भैया, चीनी ले लो, गोडाउन में चीनी रखवा लो। तो पता चला नया माल भी आ गया, रीऑर्डर क्वांटिटी भी आ गई, जो नया माल ऑर्डर किया था वो भी आ गया। उसी पल तो मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्टॉक किस दिन देखने को मिलेगा? 3 दिन की शाम को, तीसरे दिन की शाम को। क्यों? क्योंकि लाला जी ने तीसरे दिन ही माल भेज दिया। तो 3 दिन में माल खर्च सबसे कम हुआ और पुराना तो पड़ा ही था 1500 किलो, और नया भी आ गया। अब नया माल याद है 5000 kg था हमारा, तो वो भी आ गया। तो इसका मतलब उस पल पे मुझे मैक्सिमम स्टॉक लेवल 6200 kg देखने को मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी मुझे किस पल मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा? उस पल मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा जब नया माल आ गया हो और पुराना सबसे कम खर्च हुआ हो। ये लाइन बोलना जरा, ये लाइन बोलना। सबसे ज्यादा स्टॉक देखने को कब मिलेगा? जब नया माल आ गया हो और पुराना माल सबसे कम खर्च हुआ हो। पुराना माल सबसे कम खर्च हुआ हो। पता चला पुराना वाला अभी 1500 में से 1200 kg बचे हैं, मतलब 1500 kg में से 1200 kg बचे हुए हैं अभी। देखो इस बात को समझो। 1500 kg पुराना स्टॉक था, उसमें से 300 खर्च हुए, तो अभी भी 1200 बचे हुए हैं और नया 5000 और आ गया। तो तब हमें हाईएस्ट स्टॉक देखने को मिलेगा। कितने बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ आ रहा है? पूरा थीम के साथ एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है ना? एक बार और, एक बार और। वंशिका बेटा ध्यान से बताओ, समझ आ रहा है? समझिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को हमें कब मिलेगा? हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को तब मिलेगा जब हमने इस लेवल पे तो हम ऑर्डर करते हैं। क्या हम जीरो पे आने पे ऑर्डर करते हैं? क्या सामान कम होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जीरो हो जाता है तब ऑर्डर करते हैं? नहीं, थोड़ा पड़ा होता है। कितना पड़ा होता है? आर ओ एल इतना सामान हमारे पास पड़ा हुआ होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हमारे पास, हमने इसके हिसाब से निकाल लिया था कि मैक्सिमम लीड टाइम 5 दिन है, मैक्सिमम कंजम्पशन 300 है। तो इसका मतलब ये 1500 kg है, 1500 kg है। तो हमारे पास 1500 kg पड़ा था, तब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। हमने 1500 kg पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, 1500 kg में से खाली 300 kg यूज हुआ। तो 300 kg माइनस कर दो, बचेगा कितना? 1200 kg। अब 1200 kg हमारे पास बचा हुआ था, नया माल भी आ गया। तो हमारे पास 6200 मैक्सिमम स्टॉक लेवल इतना ही देखने को मिलेगा। अच्छा आप बताओ, अपने मन में सोचो, किसी और सिचुएशन में इससे ज्यादा स्टॉक देखने को मिल सकता है? एज पर द क्वेश्चन नहीं मिल सकता, इस क्वेश्चन में नहीं मिल सकता। मुस्कान समझे आप? क्योंकि इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटे। क्लियर है ये बात? कूल, लिखिए।
बोलिए, इतना लिख लो, ये जितना मैंने बोर्ड पे अभी लिखा है ये सब आप कॉपी कर लो। हाँ लिख लो बेटा, सॉल्व आंसर भी लिख लो। थम्स अप कर दिया करो जब लिख लेते हो। ठीक है जी। अब मैं अगले फॉर्मूला पे जा रहा हूँ। अब जो अगला फॉर्मूला है ना, मेरा दिल कुछ और कहता है, लेकिन मुझे पढ़ाना वही पड़ेगा जो आईसीआई कहता है। मेरा दिल कुछ और कहता है, और जो मेरा दिल कहता है आपका दिल भी वही कहेगा, आंसर देखना मैं अभी आपसे पूछूंगा तो। लेकिन हमें पढ़ना वो नहीं है, पढ़ना वही है जो आईसीआई कहता है, ठीक है। सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, मिनिमम स्टॉक लेवल कब देखने को मिलेगा? मिनिमम स्टॉक लेवल आप मुझे बताओ कि हमें स्टॉक में मिनिमम स्टॉक लेवल देखने को कब मिलेगा? मिनिमम, ये बताओ। सोचो सोचो सोचो। वैसे जो जिन बच्चों ने भी एग्जांपल दिया था ना कि अपने पेरेंट्स से पैसे मंगाते हैं, उन्हीं के बारे में सोचो कि उनके बैंक में सबसे कम पैसे कब होंगे और कितने होंगे। वैसे ही सोचो, ये चीनी के मेरे बिजनेस पे सोचो, चीनी सबसे कम कब होगी? सर सबसे कम चीनी तब होगी जब हमने चीनी 1500 केजी तो रखी थी, तब ऑर्डर किया था, सारी खर्च हो जाए। एक बच्चा कह रहे हैं रीऑर्डर करते टाइम। नहीं बेटा, रीऑर्डर करते टाइम कैसे? आप आप ये समझो, रीऑर्डर के अगले दिन तो ऑलरेडी और कम होगी चीनी, उसके अगले दिन और कम होगी चीनी, उसके अगले दिन और कम होगी चीनी, फिर जाके नया माल आएगा। 3 से 5 दिन लगेंगे ना लाला जी को माल भेजने में। तो रीऑर्डर करते हुए सबसे मिनिमम कैसे हो सकता है? आपने अपने घर में कभी आटा मंगाया है? तो आपके घर में मिनिमम आटा कब देखने को मिलता है? जिस वक्त आप आटे का ऑर्डर प्लेस करते हो? नहीं, आपने आज ऑर्डर ऑर्डर प्लेस किया, वो तो परसों आएगा आटा देने। तो अगले दिन और कम हो गया होगा ना आटा, तो मिनिमम तो तब देखने को मिलेगा। देखो मेरा मन पता है क्या कहता है, अभी लिखना मत, अब लिखना मत, क्योंकि मैं लिख के काट दूंगा। मेरा मन तो कहता है मिनिमम स्टॉक लेवल 0 होता होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन तो ऐसे कहता है कि देखो, रीऑर्डर लेवल 1500 केजी था, 1500 केजी था ना। अब उसमें से ज्यादा सामान कंज्यूम हो गया, और लाला जी ने भी हद ही कर दी, मैक्सिमम लीड टाइम लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा समय लगा दिया। तो पता चला 300 केजी में रोज कंज्यूम करता रहा 5 दिन तक, पता चला कि मैंने एकदम जीरो कर दिया स्टॉक। तो मेरे दिल में तो ऐसे काल्पनिक पिक्चर आती है कि जीरो हो जाएगा, एकदम हमारा स्टॉक जीरो होगा, तब दरवाजा खटकेगा कि अरे नया माल आया है। उस एक पल के लिए जीरो हो जाएगा हमारा स्टॉक, है ना, ऐसे लगता है मुझे। लेकिन आईसीआई कहता है नहीं, ये ख्याली पुलाव नहीं चलेगा। आईसीआई कहता है ये सब नहीं होगा। आईसीआई कहता है देखो, जो फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ वही चलना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला ये बनाना चाहिए कि ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, यानी एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, ये होना चाहिए भैया हमारे हिसाब से फॉर्मूला। ये कहता है कौन? ये कहता है आपका आईसीएआई, क्योंकि यही फॉरेन में भी चलता है, यही फॉर्मूला ग्लोबली चलता है बेटा, तो आपको यही फॉर्मूला मानना पड़ेगा। मतलब वो ये मानते हैं कि बड़ी रिमोट केस है, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि मैक्सिमम डिमांड होती रहेगी, एवरेज ही होती है यूजुअली डिमांड। उन्होंने इस हिसाब से फॉर्मूला बनाया। मैं इस फॉर्मूला पे ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को टेक्निकली खुद ही सही नहीं मानता हूँ, बट यही चलता है दुनिया में, तो यही मानना पड़ेगा आपको। क्या मेरी बातें आपको समझ आई बेटा, मैंने क्या कहा? बताइए, मिनिमम स्टॉक लेवल देखने को कब मिलेगा? जब हम रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम को माइनस कर देंगे। जब हम क्या करेंगे बेटा? एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम को माइनस कर देंगे। क्या मेरी बातें समझे आप? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कुछ चेंज कर देते हैं। बेटा जो भी चेंज करोगे मार्क्स नहीं होंगे फिर। देखो, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो अपने दिल की खुशी के लिए, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आईसीआई से मार्क्स लेने जा रहे हो तो फिर वही करो जो वो कहता है, फिर उसकी खुशी रखो, ठीक है ना। देखो जरा एक मिनट ध्यान दो, एवरेज कंजम्पशन कितनी होगी? आप मुझे बताओ एवरेज कंजम्पशन कितनी होगी? तो पता है कितनी होगी? देखो, हमारी कंजम्पशन कितनी थी? 100 से 300, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। और एवरेज लीड टाइम कितना होगा? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो, तो एवरेज आएगी। तो एवरेज आएगी 100 + 300 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई एवरेज कंजम्पशन।
और एवरेज लीड टाइम हो जाएगी 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1500 kg माइनस 200 kg इंटू 4 डेज, तो 800 माइनस हो जाएगा, बचेगा 700 kg। यही हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है एज पर द प्रोफेशनल बॉडीज। यही सभी प्रोफेशनल बॉडीज यही पढ़ाती हैं, CS, CMA इंस्टीट्यूट, फॉरेन के CMA इंस्टीट्यूट यही पढ़ाते हैं, तो हमें भी यही पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? मैंने क्या कहा? यानी 700 kg हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है। हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है बेटे? 700 kg। बोलिए, ये बातें क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया। पहले इतने को एक बार रिकॉल करते हैं, पहले इतने को रिकॉल करते हैं, आगे फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा आज, बट पहले इतने को रिकॉल करते हैं। चलो, ये लिख लिया ना बेटा आपने सबने? मैं अब आपसे कुछ पूछूंगा, अभी आपने लिखना नहीं, आपने सिर्फ मुझे जवाब देने चैट पे, ठीक है? जरा जल्दी जल्दी जवाब देने, सुनना है मेरी बातों को। देखो, पहले आप मुझे बताओ कि लीड टाइम क्या होता है, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे लीड टाइम का मतलब होता है जितने समय में लाला जी हमें माल भेजते हैं। जैसे मैं अगर आज ऑर्डर प्लेस करूं तो कितने दिन में माल आएगा, उसे बोलते हैं लीड टाइम। हमारे एग्जाम्पल में लीड टाइम कितना था? 3 डेज से लेके 5 डेज, यानी लाला जी 3 से 5 दिन लगा देते हैं। अच्छा, कंजम्पशन किसे कहते हैं? कंजम्पशन मतलब हमारी यूजेज कितनी है, रॉ मटेरियल को हम कितना यूज करते हैं उसे कहते हैं यूजेज। समझे आप मेरी बात? तो यूजेज कितनी है? यूजेज है 100 kg से लेके 300 kg पर डे। ये बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों सेम यूनिट्स में हो। अगर ये डेज में है तो ये भी पर डे में हो, अगर ये वीक्स में है तो ये भी पर वीक में हो, वरना हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा उन्हें, ठीक है ना? एक क्वेश्चन में ऐसा भी है, मैं बनवाऊंगा क्वेश्चन में, चिंता ना करें। ठीक है जी। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, यानी हमारी रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड कितनी है, हमें एक साल में कितने किलो सामान चाहिए होता है। तो जैसे मैंने कहा 73,000 kg चाहिए होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है? हाँ बेटा, ये तो क्वेश्चन है। बच्चे मुझे कह रहे थे क्वेश्चन भी समझाओ। बेटा ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, इसे तो मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब बातें तो समझ आ गई आपको हमने क्या कहा। फिर हमने पढ़ा कि रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। जब भी लाला जी को फोन करते हैं, एक बार में कितना माल मंगाते हैं, एक बार में कितना माल मंगाते हैं? बोलो, मेरी बातें समझ आ रही है आपको? मैंने क्या कहा? यानी जब हम लाला जी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक बार में कितना सामान मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ROQ। तो मान लो कि हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी है लेटस से 5000 kg। फिर आप पूछोगे EOQ क्या होता है? मैंने भी आपको EOQ बताया नहीं है। EOQ होती है बेस्ट वाली ROQ। तो हो सकता है ये बेस्ट ना हो, तो हमें बेस्ट डिराइव करनी होती है, वो कैसे करनी है मैंने बताना है, ठीक है? ये तो हुआ क्वेश्चन। फिर हमने फॉर्मूला कौन कौन से पढ़ लिए, पहले ये बताओ। क्या क्वेश्चन रिकॉल हो गया आपका? क्या आपको क्वेश्चन रिकॉल हो गया बेटे? अब मुझे बताओ, हमारे हमने फॉर्मूला कौन कौन से पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। बताओ रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल होता है सर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। यानी हम बहुत डरपोक होते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ होना चाहिए जब हम नया ऑर्डर प्लेस करें, तो ज्यादा से ज्यादा माल पड़ा होना चाहिए। कितना माल पड़ा होना चाहिए बताओ? ज्यादा से ज्यादा माल पड़ा हुआ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक पड़ा होना चाहिए आपके पास। तो आप ये बोलोगे कि मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक और मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी होती है बताइए? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? प्लीज बताइए आप मुझे, मैक्सिमम कंजम्पशन एंड मैक्सिमम लीड टाइम कितनी है? कोई बताएगा मुझे? तो आप बोलेंगे हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन है लेट अस से जैसे 300 kg, और मैक्सिमम लीड टाइम है 5 डेज का। क्या ये बातें क्लियर है आपको? मैंने क्या कहा? मैक्सिमम कंजम्पशन इज 300 kg, 500 दिन, 5 दिन, तो इसका मतलब 1500 kg हमारा ROL है। मतलब इतना माल हमारे पास पड़ा होता है, इतना माल हमारे पास पड़ा होता है, तब भी हम लाला जी को फोन कर देते हैं। जैसे अभी आकांक्षा ने बताया 1500 पड़े होते हैं, तब भी वो नया ऑर्डर प्लेस कर देती है पैसों का। अभिनव ने बताया अभी कि उनके पास 2000 रुपए पड़े होते हैं, तो भी वो नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं पैसों के लिए। क्या ये बात आपको समझ आई? ये था पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, आप मुझे बताइए मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को आपको कब मिलता है, जल्दी बताओ।
मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको देखने को कब मिलता है, प्लीज बताइए, किसी को पता है ये बात? मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को आपको कब मिलता है? आप बोलोगे जब रीऑर्डर लेवल मेरे पास पड़ा था और पता चला मिनिमम कंजम्पशन हुई और मिनिमम लीड टाइम में ही सामान आ गया, जल्दी से जल्दी माल आ गया और कम से कम खर्च हुआ और पता चला नया माल भी आ गया, तो उस वक्त आपको मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा अपने गोडाउन में। उस वक्त मैक्सिमम स्टॉक देखने को मिलेगा। यानी 1500 केजी हमारे पास पड़ा था, 1500 केजी, पता चला हम सिर्फ 100 केजी पर डे खर्च कर रहे थे 3 दिन के लिए, 3 दिन में लाला जी ने माल भेज दिया, वो भी 5000 केजी और भेज दिया, तो उस वक्त हमें 6200 केजी सामान देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। क्या ये फॉर्मूला भी सबको समझ आ गया बच्चे? प्लीज बताइए। गुड। अगला, मिनिमम स्टॉक लेवल कब देखने को मिलेगा आपको, जल्दी बताओ आप मुझे कि आपको मिनिमम स्टॉक लेवल देखने को कब मिलेगा, सबसे कम स्टॉक लेवल। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मैंने ना ये फॉर्मूला पढ़ाया, आर ओ एल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। चलो बच्चे ने ये तो मान लिया कि सर एवरेज इंटू एवरेज आएगा, क्योंकि अब क्योंकि इंस्टीट्यूट ये कहता है, ठीक है। लेकिन फिर बच्चा पूछता है सर इसमें आर ओ क्यू क्यों नहीं ऐड कर रहे? एक बात बताना, इसमें आर ओ क्यू ऐड करेंगे या चांटा भी लगाएंगे बच्चों को? बताओ आर ओ क्यू क्यों नहीं ऐड करेंगे? भाई हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं, मिनिमम में आप उसे ऐड करोगे तो मिनिमम कैसे आएगा, फिर तो बढ़ गया ना स्टॉक। मैं तो उस पल का स्टॉक जानना चाहता हूं जब सबसे कम हो। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि नया माल आने के बाद क्या हो रहा है, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि मिनिमम कब देखने को मिलेगा। समझे आप मेरी बात, हाँ या ना? मिनिमम कब देखने को मिलेगा, मुझे वो जानना है। तो मैं ये कहूंगा 1500 केजी हमारे पास था और हमने 200 केजी रोज यूज किया, वो भी 4 डेज तक, तो हमारे पास 700 केजी मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है। क्या ये बात भी क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब एक फॉर्मूला और लिखिए मेरे साथ। ये तो ऐसी मैंने आपको ये तो पूरी समरी बताई है, समरी समझ आ गई थी सबको? अभी तक के 1 घंटे में जो डिस्कशन किया उसकी समरी समझ आ गई? ठीक है सर, हमें ये समरी समझ आ गई सर, ये हमें दिमाग में बैठ गया। अब आगे बढ़ाओ, फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज, सर एवरेज तो हमें पता ही है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो, एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। बोलिए, ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको? बट इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ाने के लिए रोका हुआ है। एक और वैसे इजी वाला भी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। पर ये यूज नहीं किया जाता यूजुअली, इस कंसेप्ट में इसे यूज नहीं करते हैं। एक फॉर्मूला और है, मैं लिख रहा हूं लेकिन अभी समझा नहीं रहा। वो होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। सर ये क्या फॉर्मूला लिख दिया आपने, ये तो कुछ भी ना समझ आ रहा, मैंने अभी समझाया ही नहीं, बस लिख दिया कि जगह बाद में आपके पास कम ना हो। सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है क्या नहीं होता हम डिस्कस करेंगे। पहले मुझे लगता है मुझे एक आधा क्वेश्चन करा के आना चाहिए आपको, है ना? क्या आप एक आधा क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो मेरे साथ? क्योंकि क्वेश्चन से ना, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना बेटा, धीरे धीरे करके कंसेप्ट डेवलप होगा। अभी तो इसके जो मैंने पढ़ाया है इसके 5-5 क्वेश्चन होंगे, तब जाके बात बैठेगी दिमाग में कि अच्छा ये होता है। आइए मेरे साथ।
चलिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आइए प्लीज पढ़िए। वो ये कहता है कि नॉर्मल यूजेज है 50 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेज है 75, मिनिमम यूजेज है 25। तो एक काम करते हैं, आप अभी ना लिखें, थोड़ी देर ना लिखें, ठीक है? पहले सिर्फ समझो, अभी सिर्फ समझो थोड़ी देर कि मैं क्वेश्चन कैसे उठाता हूं, कैसे फिगर आउट करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना? देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 की बात हो रही है, ठीक है? सॉल्यूशन नंबर 1 में हमारे सामने दो लोग हैं अलग अलग। आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दो, वो कह रहा है कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब दोनों के लिए सॉल्व करना है, ए के लिए भी सॉल्व करना है, बी के लिए भी सॉल्व करना है। ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे अब ये कंसेप्ट नहीं, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल कॉपी में कर लो। जब नोट्स लिखवा रहा हूँ तो नोट्स कॉपी में लिखो। मैंने भी देखो दो किताबें खोली हुई हैं वैसे आपको, जैसे ये नोट्स की बुक है अलग, और ये प्रैक्टिकल बुक है अलग। तो मैं अलग अलग लिखता हूँ दोनों में, ठीक है ना? मैं प्रैक्टिकल बुक वाली कॉपी में लिख रहा हूँ। सुनिए, हमारे पास इस क्वेश्चन में दो कंपोनेंट हैं, दो, ए और बी। तो मैं भी यहां ऐसे लिख देता हूं, कंपोनेंट ए, और यहां पे लिख देता हूं कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। क्या ये बात आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? क्या मेरी बातें क्लियर है बेटे आपको? कूल। आपने कहा जी हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारी मैक्सिमम यूजेज कितनी है और मिनिमम यूजेज इतनी है। तो यानी मैं दोनों में ही ये लिख सकता हूं कि जो कंजम्पशन है हमारी वो है 25 से 75। यहां पे भी कंजम्पशन कितनी है? 25 से 75। मैंने लिखने के लिए मना किया है बेटा अभी। 25 यूनिट्स, 75 यूनिट्स, तो ये यूनिट्स है पर वीक। पर वीक है ना, वीक में दिया है उसने वीक। ईच, ईच मतलब ए के लिए भी इतना ही है, बी के लिए भी इतना ही है, ईच का मतलब ये है, ठीक है जी। और नॉर्मल यूजेज उसने खुद निकाल के दे दिया, नॉर्मल यूजेज मतलब एवरेज उसने खुद निकाल के दे दिया। वैसे एक बात बताओ, अगर वो नॉर्मल कंजम्पशन नहीं कहता, अगर वो नॉर्मल कंजम्पशन हमें नहीं देता तो हम क्या लिखते? आप मुझे बताओ, हम अगर वो हमें एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन नहीं कहता तो हम भी तो 50 ही निकालते। हम कैसे निकालते? हम इन दोनों को ऐड करते, डिवाइड बाय 2 कर देते, यानी 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आ जाती 50 की। तो हम यही लिख देते एवरेज कंजम्पशन, बट उसने भी 50 ही दी हुई है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब वो कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, इसकी 300 है, इसकी 500 है, तो दोनों की रीऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग है। रीऑर्डर क्वांटिटी इसकी 300 यूनिट है, यानी जब भी लाला जी को फोन करते हैं, लाला जी ए भेज दो, तो ए मंगाते हैं 300 यूनिट। जब ए मंगाते हैं तो कितने यूनिट मंगाते हैं बेटे? जल्दी बताओ, हम जब भी लाला जी को ऑर्डर देते हैं तो ए कितनी मंगाते हैं? 300। जबकि रीऑर्डर क्वांटिटी बी की कितनी है? 500 यूनिट्स। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? हम जब भी ए मंगाते हैं 300 यूनिट आती है, जब भी बी मंगाते हैं 500 यूनिट्स आती है। क्या ये बात क्लियर है आपको? कूल। अब अगर मैं रीऑर्डर पीरियड की बात करूं तो ए है 4 से 6 वीक्स। रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मतलब रीऑर्डर समय कितना लगता है, बेसिकली लीड टाइम कितना लगता है, इसके लिए लगता है 4 से 6 वीक्स। और इसके लिए रीऑर्डर पीरियड कितना लगता है? इसके लिए रीऑर्डर पीरियड लगता है 2 से 4 वीक्स। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया?
कितने बच्चों को समझ आ गया कि हाँ सर जो जानकारी चाहिए थी सारी तो दे दी उसने? बताओ दे दी कि नहीं दे दी सारी जानकारी, सच बताना। जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हमें पता लग गई। अब उससे पूछो चाहिए क्या क्या, एक एक करके निकालेंगे। देखिए भैया, पहले वो कह रहा है रीऑर्डर लेवल चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है रीऑर्डर लेवल, चलिए ठीक है, मैं ए का रीऑर्डर लेवल निकाल रहा हूँ। बी में आपसे करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, बी में आपसे सॉल्व करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले ए समझ लो, ए समझ लिया तो बी अपने आप कर लेना। देखो ए, वो कहता है रीऑर्डर लेवल निकालो। बताओ आप मुझे, मैं रीऑर्डर लेवल कैसे निकालूं? तो आप रीऑर्डर लेवल में क्या बोलोगे, सच बताना। आप बोलोगे इसका मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, है ना? तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? मैक्सिमम कंजम्पशन है 75, और मैक्सिमम लीड टाइम कितनी है? 6 वीक्स। कितना होता है बेटे बताओ ये? तो हमारी रीऑर्डर लेवल कितनी है? आपने कहा 450 यूनिट्स, वेरी गुड। तो हमारी रीऑर्डर लेवल आ गई 450 यूनिट्स। अब इसमें बी पार्ट बताइए, बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में वो कहता है कि जी मिनिमम लेवल पहले निकालो फिर मैक्सिमम निकालना। पहले मिनिमम निकालो फिर मैक्सिमम निकालना। बताइए जी। मिनिमम स्टॉक लेवल बताइए। मिनिमम लेवल देखने को कब मिलता है, सच बताना। क्या फॉर्मूला बताया था ICI ने कि ROL में से एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। तो ROL तो हमें पता ही है, ROL तो अभी ऊपर निकाली है 450। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? देखो, वैसे वो नहीं भी देता तो हम खुद निकाल लेते, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके। जोशी जी समझ आ रहा है बेटा? इन दोनों को ऐड करो, समर्थ जोशी, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज आ जाएगी। यानी यहाँ पे आ जाएगा 50 kg, और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये समझ आया बेटे 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 मैंने क्यों किया है? बताइए जी। अब जोशी जी का कोई जवाब नहीं है, कहाँ गायब हो गए? बोलिए जी, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? शाबाश। तो ये कितना हुआ? 50 × 5 है ना? तो 250 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 kg। ये हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। ये बात क्लियर है आपको? ये बात आपको क्लियर है बेटे? एनी डाउट टिल नाउ? चलिए बहुत बढ़िया, सी पार्ट पे आते हैं। हमें क्या मांगा गया सी पार्ट में? मैक्सिमम लेवल। जल्दी बताइए बेटा मुझे, मैक्सिमम लेवल कैसे आएगा, क्विकली बताइए। क्या आप कह सकते हैं मैक्सिमम लेवल कैसे आएगा? किसी को फॉर्मूला याद है मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टॉक लेवल? तो पता है आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि रीऑर्डर लेवल में से मिनिमम कंजम्पशन हुई, मिनिमम लीड टाइम लगा, और पता चला नया माल भी आ गया। तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल कितना है, जल्दी बताइए बेटे। अब आप कहेंगे सर देखो, हमारा रीऑर्डर लेवल था 450, मिनिमम कंजम्पशन कितनी थी? मिनिमम कंजम्पशन थी 25, मिनिमम लीड टाइम कितना था? 4 वीक्स, और नया माल कितना आया? 300 kg। तो इसे सॉल्व करो, 450 माइनस 100 प्लस 300 बताओ कितना होता है? तो 650 kg, यानी इसका आंसर बना 650 kg। यानी हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को कितना मिलेगा? 650 kg। ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर है? लास्ट पार्ट बताइए बेटा, डी पार्ट। डी पार्ट में आप मुझे ये बताइए जरा कि आपको एवरेज स्टॉक लेवल देखने को कितना मिलेगा? बता सकते हैं आप?
कि आपको एवरेज स्टॉक लेवल देखने को कितना मिलेगा। देखो एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, सुनिए पहले आराम से। एक तो आप लगा सकते हैं जैसे आपने किया मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम कितना था 650, मिनिमम कितना था 200 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होता है बच्चे 425। तो 425 kg हमारा एक आंसर हुआ, एवरेज स्टॉक लेवल हमारा 425 kg हुआ। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर है, मैंने आपको क्या कहा, क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका अन्य फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक वाला भी लगाया जा सकता है। एक और आंसर देखिए, एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? अब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 वाला तो लगेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग का डेटा नहीं है। लेकिन ये वाला जो होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें सेफ्टी स्टॉक तो है नहीं, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला दिखाया जा सकता है सेफ्टी सेक के लिए। बट ये रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था 300 था, सॉरी हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना था हमारा 300। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आती है, मैंने क्या कहा? तो यानी ये 150 kg हो जाएगा, ये दिखाया जा सकता है जबरदस्ती करके, बट मेरे हिसाब से मोर अप्रोप्रिएट यही वाला है, जो मोर अप्रोप्रिएट है वो ये है, इसलिए मैंने दोनों दिखा दिए आपको। आप भी अपने आंसर में दोनों दिखा के आइएगा एग्जाम में, अगर दो फॉर्मूले लग सकते हैं तो। बोलो मेरी बातें समझ आ गई बेटा, मैंने क्या कहा आपको, जल्दी बताइए, इज इट ऑल क्लियर? यानी हमने क्या किया, देखिए हमने क्या क्या निकाला, हमने ए कंपोनेंट के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या आपको लगता है कि आप बी का सॉल्व खुद कर दोगे? कर लोगे? करो जरा जल्दी से, 5 मिनट लो। जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड पे पढ़ रहे हो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, पहले इसे नोट करो ए को, और ए के बाद फिर बी को कंप्लीट करो। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, जरा पॉज करते रहो वीडियो को बीच बीच में और इसे कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी। एक बच्चा कह रहा है कि आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, बेटा दोनों अप्रोच अलग है इसलिए आंसर अलग आएगा, और आईसीआई उस बात को एक्सेप्ट करता है। अप्रोच ही अलग है बेटा, दोनों का फॉर्मूला डेवलपमेंट ही बिल्कुल अलग बेस पे हुई है, तो अलग ही आएगा ना बेटा आंसर। कॉपी किया आप लोगों ने इतना? इसके नीचे वाला भी कॉपी करिए फिर। मैं तब तक बी को सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, पॉज करके वीडियो, तब तक आप इसे कंप्लीट करिए, फिर हम अपने आंसर मैच कर लेंगे कि आपने बी के लिए क्या किया। ठीक है, किया वैसे आपने प्रोडक्ट बी मतलब कंपोनेंट बी के लिए सॉल्व किया? जल्दी करिए बेटा, जल्दी से जल्दी। देखिए जी, अब देखिए बी को हमने कैसे कैसे किया है, आप अपने बस आंसर वेरीफाई करिए और मुझे बताइए सबका आंसर करेक्ट था कि नहीं। बी का R12 300 आ रहा था सबका, इसे थम्स अप करिए अगर यही था आंसर, शाबाश। मिनिमम स्टॉक लेवल 150 आ रहा था, कूल। मैक्सिमम स्टॉक, देखो इसमें ना दोबारा फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है बेटे आपको, अगर फॉर्मूला आपने लिख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये 750 आ गया, ये बात भी समझ आ गई आपको। और एवरेज स्टॉक लेवल कितना आ गया बेटा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 450। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि एवरेज के सेकंड वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो। वैसे मैंने आपको 2 बार ही बोला कि ये फॉर्मूला मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ लिखा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि बच्चे ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे कि मैंने सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ाया है, ये सिर्फ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। और मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाते हुए भी ये बात बताई थी कि ये फॉर्मूला मैंने अभी समझाया नहीं है। एक क्लास में सेफ्टी स्टॉक तक पहुंचना संभव नहीं होता बेटा, वो सेकंड क्लास में ही पहुंचा जा सकता है ना। टू मच एक ही दिन पढ़ाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, बट फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने इधर क्या किया है। एवरेज स्टॉक निकालते हुए मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 कर दिया,
तो ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम था, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। और एक तरीके से निकल सकता है एवरेज, और वो है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे 0 है, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 500 है, तो उसका आधा कर दो। 500 का आधा कितना होता है? 250। तो ये बन जाएगा 250 kg। अब आप मुझे ये बताइए कितने बच्चों के सारे आंसर करेक्ट थे? जितने भी मैंने करे ये सारे के सारे आपके करेक्ट थे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है कि ज़्यादातर बच्चों के ये सारे के सारे आंसर्स करेक्ट थे। ठीक तरीके से आपने इसे मैनेज कर लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं मान के चलूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, मैं थोड़ी सी आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, बच्चे आतुर हैं सेफ्टी स्टॉक अभी पढ़ने के लिए। मैं वैसे अभी इसके हक में नहीं हूं, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको ऐसे वाला बड़ा बड़ा कराना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? जी सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया वो ए और बी का क्वेश्चन था। किसका था क्वेश्चन बताओ? ए और बी का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन है 4, ए बी सी डी। अब आप मुझे ये फोर्स करोगे कि सर आप ए करा दो, बी सी डी हमें होमवर्क दे दो, ऐसे ही कहोगे ना? गुड, वेरी गुड। आइए अब हम खाली ए के बारे में सोचेंगे सिर्फ। आपके लिए मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि आप अपने क्वेश्चन में से इस पोर्शन को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ इस सब को। सिर्फ अब भी आप थोड़ी देर क्वेश्चन किसके बारे में सोचो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और ए के बारे में पढ़ो बस। ठीक है जी, बाकी दोनों अभी के लिए भूल जाओ थोड़ी देर। तैयार हो आप? आइए फिर, क्योंकि ना बेटे अगर इकट्ठे पढ़ेंगे ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो बेटर है एक एक करके पढ़ो। सुनो, और ए के बारे में उसने पूछा क्या क्या है? उसने ए के बारे में मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है और एवरेज स्टॉक लेवल पूछा है। बी के बारे में खाली मैक्सिमम पूछा है, सी के बारे में रीऑर्डर पूछा है, डी के बारे में 2 बातें पूछी है। पहले अभी ए को सॉल्व कर रहा हूं बस, मैं सिर्फ ए की चिंता कर रहा हूं, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं इस वक्त। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट लिखना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए जी, वो हमें कहता है यूजेज पर यूनिट। अब रुक जाओ पहले थोड़ी देर, अब मैं एक लेवल बढ़ाना चाहता हूँ क्वेश्चन के अंदर, लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो एक बात बताओ, अभी तक हम जो बातचीत कर रहे थे, जरा मुझे ये बताओ कि हम जो बातें कर रहे थे वो बातें हम इनपुट के बारे में कर रहे हैं। ये चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है मटेरियल। मटेरियल किसका चैप्टर है? इनपुट का या आउटपुट का? सोच के बताओ, ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है? बेटे ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इनपुट के बारे में बात कर रहा है। मतलब आप क्या प्रोडक्शन में लगा रहे हो उसके बाद, कपड़े के बारे में बात कर रहा है, शर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। शर्ट तो आउटपुट है, ये बात कर रहा है इनपुट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है बेटे? इनपुट का चैप्टर है, भूलोगे तो नहीं ये बात। ये चैप्टर किसका चैप्टर है? इनपुट का चैप्टर है। अब सुनो मेरी बात, वो ये कहता है कि ए के बारे में यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 12। मतलब अगर एक आउटपुट बनानी है, ध्यान से सुनना बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक आउटपुट बनानी है तो 12 किलो ए खर्च होता है। सर इस बात का क्या मतलब है? देखो वो ये कह रहा है कि अगर आप, ये आपकी कंपनी है, ये आपका बिजनेस है, अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो, 1 यूनिट, तो उसके लिए ए खर्च होगा 12 केजी। ओ हो, यानी ये कह रहा है कि 12 केजी इनपुट लगता है जब 1 यूनिट आउटपुट बनता है। जल्दी बताओ मैंने क्या कहा? जब 1 यूनिट आउटपुट लगता है, ये बात समझ आ रही है आपको मैंने क्या कहा? जब 1 यूनिट आउटपुट बनाना होता है तो 12 केजी इनपुट करना पड़ता है। समझ गए आप मेरी बात? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? देखो जैसे कई बार हम चाय बनाते हैं, तो चाय में जैसे 2 कप दूध डालो तो 1 कप चाय बनती है। तो यानी अगर 2 केजी इनपुट करो तो 1 केजी आउटपुट होगा, है ना? वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आउटपुट बनाने के लिए 12 किलो इनपुट लगाना पड़ रहा है। एक आउट, जैसे एक दीवार बनाने के लिए मान लो 100 ईंटें लगानी पड़ती हैं, तो अगर एक दीवार बनानी है तो 100 ईंटें लगानी पड़ेंगी, है ना? ऐसे इनपुट आउटपुट की रेशियो है ये। तो वो बोलता है कि पढ़िए दोबारा, इस इतनी इंग्लिश पढ़िए। यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 12 केजी। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, 12 केजी इनपुट लगता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी है 12,000 केजी। तो हमें ए के बारे में
यहाँ पे अभी हम खाली किसके बारे में सॉल्व कर रहे हैं, मटेरियल ए के बारे में। इसे 4 अलग अलग पेज में सॉल्व करूंगा बेटे मैं, आप हाफ हाफ पेज दे देना, पूरा पूरा मत देना, ठीक है ना। तो मटेरियल ए का आप मुझे बताइए रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 12,000 kg। बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 12,000 kg। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। प्राइस पर केजी कितना है, 12 रुपए, यानी ये प्राइस कितना है ए का, प्राइस पर केजी है 12 रुपीज, ये भी हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और क्या बोल रहा है, अब देखिए डिलीवरी टीम पीरियड बता रहा है, डिलीवरी मतलब लाला जी माल भेजने में कितने दिन लगाते हैं, इसे बोलते हैं डिलीवरी पीरियड। याद है मैंने नोट्स में आपको इसके 4 नाम पढ़ाए थे, इधर देखो। मैंने कहा था लीड टाइम भी इसी को कहते हैं, डिलीवरी पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, प्रोक्योरमेंट पीरियड, कुछ भी कहे वो एक ही बात है। याद है ना आपको ये बात, वो लीड टाइम बोले, प्रोक्योरमेंट टाइम बोले, कुछ भी बोले वो एक ही बात है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है डिलीवरी पीरियड, बेसिकली लीड टाइम ही है, ये भी क्या है, लीड टाइम। तो अब बताइए इसकी लीड टाइम कितनी है ए के लिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, एवरेज में 3, खुद ही निकाल के दिया उसने। तो यानी वो लीड टाइम क्या बता रहा है आपको, वो कह रहा है लीड टाइम हमारे लिए मिनिमम कितनी है, मिनिमम है वीक्स में 2 वीक्स। एवरेज लीड टाइम कितनी है, 3 वीक्स। और मैक्सिमम लीड टाइम कितनी है, 4 वीक्स। उसने लीड टाइम भी 3 3 बता रखी है। बोलिए समझ आ गई बात? अनुज बताइए बेटा, अनुज मेरी बात क्लियर है आपको यहाँ तक? प्रजापति जी, यशिका बता बेटा, क्लियर है इतना? क्लियर है आपको? शाबाश। रीऑर्डर लेवल 60,000। अच्छा जी, मजा ही आ गया। बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया, सच बताना। आपको रीऑर्डर लेवल पता है कितनी है, 60,000 kg। आपको रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी पता है, मिनिमम लेवल नहीं पता है। इनफैक्ट ए में उसने पूछा भी मिनिमम है और एवरेज है, मिनिमम और एवरेज पूछिए आपसे। पहले आप मुझे बताओ क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, जल्दी बताओ आपको क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटे? आपने कहा जी हाँ सर हमें ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है जी, प्लीज बताइए बेटे। अगर मुझे क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये सब एक लाइन बची हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की एक लाइन कहती है, देखिए अब इसे पढ़ो ध्यान से, आराम से पढ़ना। वीकली प्रोडक्शन, बेटे एक बात बताओ, हम प्रोडक्शन किसकी करते होंगे, इनपुट की या आउटपुट की, सोच के बताना। अगर मैं कभी बोलूं, मान लो मेरी मिठाई की दुकान है और मैं बोल रहा हूँ वीकली प्रोडक्शन, तो मैं वीकली प्रोडक्शन मिठाई के बारे में बात कर रहा हूँ या चीनी के बारे में बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मिठाई के बारे में बात कर रहा हूँ, आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा मैं प्रोड्यूस क्या करता हूँ, प्रोड्यूस तो मैं मिठाई करता हूँ। तो मुझे मिठाई के बारे में बता रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है। वो कहता है जी हमारी प्रोडक्शन है 550 से लेके 1250 यूनिट्स, एवरेजिंग 900 यूनिट्स। यानी हमें आउटपुट बता रखी है उसने कि आउटपुट हमारी कितनी है, हमारी आउटपुट कितनी है। वो कहता है देखो हमारी आउटपुट है 550 से 1250, 550 केजी से, 550 यूनिट से लेके 1250 यूनिट्स, तो इन दोनों की एवरेज 900 यूनिट्स आ जाती होगी। सर ये क्यों दिया है, क्योंकि इससे हमें एवरेज कंजम्पशन पता लगेगी। देखो मेरी बात को सुनो, एक यूनिट बनाने के लिए 12 केजी इनपुट लगता है। अब थोड़ी देर पेन रख दो और सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को जवाब दो कि ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं, इनपुट के लिए, ए इनपुट के लिए, इनपुट ए के लिए बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे उसने आउटपुट बोल दिया, बड़ा पागल है, आउटपुट बोल दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस आउटपुट को पहले इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमारी कंजम्पशन कितनी है। बेटा हमें प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, कंजम्पशन से। हमारे फॉर्मूला में क्या आता है, कंजम्पशन आती है, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन। हमें कंजम्पशन चाहिए, क्या हमें आउटपुट चाहिए? नहीं। लेकिन आउटपुट की मदद से हमें कंजम्पशन मिल जाएगी, पता है कैसे? देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, पहले आराम से समझना,
और मुझे बताना समझ आया कि नहीं। देखो, 1 यूनिट बनाने के लिए 12 kg लगता है इनपुट। तो अगर 550 kg यूनिट्स बनाने होंगे तो कंजम्पशन कितनी होगी? 550 इंटू 12। और आउटपुट अगर 1250 बनानी है तो 1250 यूनिट्स बनाने के लिए 1250 इंटू 12। तो आप मुझे बताइए हमारी कंजम्पशन कितनी हो गई? हमारी कंजम्पशन मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो गई बताइए आप मुझे कृपया करके। 6600 से लेके 15,000 तक हमारी कंजम्पशन हो गई। क्या ये कंजम्पशन आपको समझ आ गई? यानी हमारी कंजम्पशन इतनी है बेटे। क्या ये बातें आपको क्लियर हो रही है? मैंने क्या कहा? आर्यन, आपको हमारी कंजम्पशन समझ आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं दोबारा दोहराता हूँ। अगर हमें इनपुट पता है, अगर हमें आउटपुट पता है, अगर ये आउटपुट 1 यूनिट पता है, इनपुट 12 kg पता है, ये पता है, तो ये सारी बातें हमें समझ आ जाती हैं। क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं आपको? प्लीज़ बताइए। नो डाउट। प्लीज़ बोलिए बेटा, इतनी बातें आपको समझ आ गई? बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए आगे पे देखते हैं फिर। इधर लिख लेते हैं कंजम्पशन के बारे में। तो हमारी कंजम्पशन कितनी है? मिनिमम कितनी होगी? देखो 550 यूनिट्स बनाने हैं। 550 यूनिट्स के लिए 12, तो हमारे लिए 6600 kg मिनिमम कंजम्पशन है। एवरेज उन्होंने ही बता रखी है 900 यूनिट्स इंटू 12, 10800 kg। और मैक्सिमम कितनी है? 1250, यानी 15,000 kg। क्या आपको अब क्वेश्चन समझ आने लगा? क्या करना है क्वेश्चन में? सभी को समझ आ गया बेटे ये क्वेश्चन? समर्थ, आपको समझ आया बेटे? यानी क्वेश्चन ने हमें जानबूझ के आउटपुट दिया था ताकि हम आउटपुट से गलती से, पता है गलती कहाँ होगी आपसे एग्जाम में? आप इस आउटपुट को ही कंजम्पशन मान के क्वेश्चन कर दोगे, फिर गलत हो जाएगा। आर्यन, समझ आ रहा है गलती कहाँ होगी? आप आउटपुट को ही कंजम्पशन मान लोगे और क्वेश्चन कर दोगे, बस गलत हो जाएगा वहां पे। आउटपुट को कंजम्पशन नहीं मानना बेटे। आउटपुट से पहले इनपुट पता लगानी है, फिर पता लगाना है क्वेश्चन। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन ने क्या मांगा है हमसे? मिनिमम लेवल। बताइए बेटा, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ आप मुझे। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सबको फॉर्मूला समझ आया? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, यही फॉर्मूला होता है। जल्दी बताइए, रीऑर्डर लेवल कितना था? 60,000 kg। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? 10800 kg। और एवरेज लीड टाइम कितना है? 3। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा? कोई निकालेगा बेटा? 27,600 kg। क्या आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना समझ आ गया बेटे? अब आसान लग रहा होगा, मेरे कराने के बाद क्वेश्चन आसान लग रहा होगा कि हाँ मैनेजेबल है। ठीक है ना? मैं बी पार्ट भी करा दूंगा, ए और बी मैं करा दूंगा, सी और डी होमवर्क दे दूंगा, डोंट वरी। जल्दी बताइए, इतना क्लियर हो गया आपको? बोलिए, क्लियर है सभी को? बेटा यू हैव टू टेल मी कि क्लियर है कि नहीं है। बताइए। इसी के थर्ड पार्ट में उसने, नहीं फोर्थ पार्ट में उसने एवरेज भी पूछा है। एवरेज कैसे आएगा बताइए? अगर अब मुझे फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है और एवरेज लेवल निकालना है ए के लिए,
मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताएं कि एवरेज कैसे आएगा। एवरेज का मतलब होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। बोलिए मेरी बातें क्लियर हैं आपको, मैंने क्या कहा? जी हाँ। अब देखिए, पहले मुझे मिनिमम तो पता है, लेकिन पहले मुझे मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा। क्या मेरे पास इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है? बताओ आप मुझे बताओ, नहीं है? तो पहले मैं वर्किंग नोट में जाके मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लेता हूँ। बताओ जरा जल्दी से मुझे मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है। तो आप बोलोगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या ये सब बातें हमें पता है? देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या हमें रीऑर्डर क्वांटिटी पता है? आपको क्वेश्चन की दिक्कत समझ आ रही है बेटा, मैंने क्या कहा? इसको निकालने के लिए अगर मुझे मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी थी 12,000 kg, पता है जी हमें। और रीऑर्डर लेवल हमारा 60,000 था। मिनिमम कंजम्पशन 6600 और 2 वीक्स। बताइए बेटे, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से बताइए आप मुझे, इसका आंसर कितना होगा? 58,800। देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपके आंसर पे रिलाई कर रहा हूं। करेक्ट है ये आंसर? तो ये मैक्सिमम आ गया। अब अगर मुझे मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल गया बेटे, तो मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। 58,800 kg प्लस 27,600 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? तो एवरेज आ गया 43,200 kg। मजा आया? अब आपको समझ आया एग्जाम का लेवल कैसा होता है? ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, प्रॉपर एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। मैं पहले ही दिन में एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ सीधा आपको। मैं बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा। देखो, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं 4 बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन कराऊँ, फिर बड़े पे लाऊं। पर बड़ा फिर समझ नहीं आता बच्चे को लगता है उसी वही लेवल है। ऐसा नहीं है बेटा, लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का। इस लेवल से ही पढ़ना है आपको। कितने बच्चों को अच्छा लगा? कुछ लगा कि हाँ कुछ किया तो है कम से कम? मजा आया? चलिए। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि जैसे ही गलती करी पूरा आंसर खराब हो जाएगा आपका। पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। बी करें, अब देखो बी बेटर समझ आएगा बेटा आपको जैसे ही हम बी करेंगे। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है कि क्या गिवन पूरा लिखना चाहिए? ए, जैसे आपने ए में सब कुछ लिखा है, क्या हमें बी पूरा लिखना चाहिए, सी पूरा लिखना चाहिए? आपकी चॉइस है। इसके मार्क्स नहीं है, ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे। अगर आप बिना इसे लिखे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो तो देर इज नो प्रॉब्लम। मार्क्स तो एग्जामिनर खाली इन फिगर्स को देखेगा और मार्क्स देगा बेटे। 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, 5 चीजें होंगी, 2-2 मार्क देगा इसके, बस। उसे कोई मतलब नहीं है आपने कैसे सॉल्व किया। ठीक है जी। आगे देखते हैं इसी का ही। अब हम बी पे चलते हैं। देखो, बी में थोड़ी हम जगह बचाएंगे। बी में ये है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ढूंढना है अपने। बी में आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल ढूंढना है। आप एक काम कर सकते हो, पता है क्या? सुनो 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 मेरी बात। बी में सिर्फ मैक्सिमम स्टॉक लेवल ढूंढना है तो फॉर्मूला लिख लो, जो जो चाहिए सिर्फ वही ढूंढो, बाकी मत ढूंढो। मेरी बात आपको समझ आई? मैंने क्या कहा कि बी में पूरी कहानी मत लिखो, आपको नहीं लिखनी मत लिखो, सिर्फ जो मांगा है उतना निकाल दो। बट मैं पूरी कहानी लिखता हूं क्योंकि मुझे तो सबको समझाना है ना बेटे। सॉल्यूशन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल बी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? मटेरियल बी के बारे में। अब जरा सुनना मेरी बातों को अच्छे से। मटेरियल बी के केस में हमारे को अगर 1 यूनिट बनाना है, तो 8 kg बी खर्च होगा बेटे। 8 kg ऑफ बी। तो बी कितना खर्च होता है? 8 kg बी खर्च होता है। ठीक है। बी का 8 kg, रीऑर्डर क्वांटिटी 8000। तो बेटा हमें पता है
इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 8000 kg। ठीक है, प्राइस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी पीरियड 5, 6, 7, यानी हमें ये बात पता है कि लीड टाइम कितनी है इसकी, मिनिमम एवरेज एंड मैक्सिमम 5, 6, 7 वीक्स, सब कुछ वीक्स में, ये लीड टाइम हो गया। ठीक है जी, रीऑर्डर लेवल इसका है 70,000। ठीक है जी, अब हमें चाहिए कंजम्पशन। याद करिए कि हमारी आउटपुट कितनी बनती थी, हमारी आउटपुट थी बेटा 550 यूनिट से लेके 1250 यूनिट्स, याद आया आपको, और एवरेज में 900 यूनिट्स भी थे। ठीक है, तो कंजम्पशन कितनी होती होगी, आप मुझे बता सकते हो कि कंजम्पशन कितनी होती होगी। देखो 550 इंटू 8, 900 इंटू 8 और 1250 इंटू 8, क्या ये तीनों की कंजम्पशन आपको समझ आ गई बच्चे? क्या आपको तीनों की कंजम्पशन समझ आ गई बेटा, मैंने क्या कहा, हाँ या ना? राइट, तो बताइए कितनी कितनी आ गई। यानी यहाँ पे आ जाएगा 550 इंटू 8, यहाँ पे आ जाएगी 900 इंटू 8, यहाँ पे आ जाएगी 1250 इंटू 8। बताइए प्लीज, आर्यन क्या चीज नहीं समझ आई बेटे, प्लीज बताइए। ये है 4400 kg, ये है 10,000 kg, ये है 7200 kg। मिनिमम एवरेज मैक्सिमम मैंने सब कुछ लिख दिया, लीड टाइम भी कंजम्पशन भी, बस अब क्वेश्चन करना बाकी है। क्वेश्चन ने मांगा क्या है बी के लिए, बी के लिए मांगा है बेटा उसने मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जल्दी बताइए बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे बताइए कि बी के केस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलोगे सर देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल बड़ी आसान सी चीज होती है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि रीऑर्डर लेवल में से मिनिमम कंजम्पशन करो, मिनिमम लीड टाइम तक की देरी के लिए, और फिर उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी को आप ऐड कर दो। तो रीऑर्डर लेवल था 8000, मिनिमम कंजम्पशन थी 4400 kg, मिनिमम लीड टाइम था 5 वीक्स, रीऑर्डर क्वांटिटी है 70,000। बेटा इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा प्लीज बताइए आप। 65250, ऐसा एक बच्चे ने बोला 65250 kg, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है क्या? बेटा दोबारा कंप्यूट करो। आर्यन कह रहे हैं कि उन्हें कंजम्पशन समझ नहीं आ रही। देखो बेटा, हमें ना आउटपुट पता है, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारी जो वीकली आउटपुट है वो 550 से 1250 है, यानी जो हम आउटपुट बनाते हैं इन ए बी सी डी को मिला के, इन चारों को मिला के जो प्रोडक्शन करते हैं वो इतनी होती है, 550 से 1250 और 900 एवरेज है। तो हमें आउटपुट पता है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन आप आउटपुट के लिए कर रहे हो या इनपुट के लिए कर रहे हो? ये क्वेश्चन आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, आउटपुट के लिए कि इनपुट के लिए? इनपुट के लिए। तो हम आउटपुट को लेके क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें पता है 1 यूनिट बनाने के लिए 8 kg बी लगता है, तो फिर आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करो, 550 इंटू 8, 1250 इंटू 8। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी किया था बेटा, थोड़ा एक्टिव रहो, क्योंकि बेटा मुझे नहीं समझ आ रहा, देखो ये डाउट होना नहीं चाहिए था, अगर आप थोड़ा भी देख रहे हो तो। ठीक है जी, अच्छा रीऑर्डर लेवल आगे था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे फॉर्मूला पे, अगर रीऑर्डर लेवल आगे भी लिख दूंगा मैं 70,000, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा है ये बताओ, 56,000 आ रहा है, तो गलत कैलकुलेशन कौन करता है, वो भी इतनी। बच्चे बोल रहे हैं कि 56,000 हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखने को मिल रहा है। अब ये वैसे आईसीआई का आंसर ही गलत है, क्योंकि बड़ा मीनिंगलेस सा आंसर है, जब मेरा आर ही ऑलरेडी 70,000 का है,
तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल उससे कम देखने को कैसे मिल सकता है। बट हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, जो आईसीआई कह रहा है वो कर देना है, हमें तो फॉर्मूला लगा के आंसर कर देना है, दिमाग नहीं चलाना। इसमें दिमाग चलाओगे तो ये आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन ही गलत बनाया है। बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहते थे बट क्वेश्चन संभल कर नहीं बनाया उन्होंने। ठीक है जी, हमें चिंता नहीं करनी, हमने तो अपने फॉर्मूला लगाए, आंसर किया, बात खत्म। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जल्दी बताइए बेटे। बहुत बढ़िया, चले हम आगे। सी भी मैं सॉल्व करा दूं? चलो देखो सी भी इधर। आउटपुट सी के लिए समझिए जरा, इनपुट सी जो है, सॉरी इनपुट सी, पहले यहाँ एक लाइन डाल लेते हैं हम अपने लिए, ताकि हमें पता लगे हमारा वो खत्म हो चुका है। अब सॉल्यूशन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, यानी इनपुट सी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक बात बताइए बेटा, इनपुट सी के लिए हमें क्या पता है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना सी खर्च होता है? देखिए, एक यूनिट बनाने के लिए 6 kg सी खर्च होता है। यूजेज कितनी है? 6 kg की। ठीक है, इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 10,000। इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 10,000। प्राइस तो चलो इग्नोर कर दो। लीड टाइम है 357, और इसका लीड टाइम कितना है? 357। ये मिनिमम है, ये एवरेज है, और ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये बात भी आपको सबको समझ आ गई बेटा? चलिए और आगे देखते हैं। आउटपुट कितना है? 550 से 1250, ये तो हमें पता ही था। अच्छा एक बात बताओ, अगर आउटपुट हमारा 550 से 1250 है, तो हमारा इनपुट कितना खर्च हुआ होगा, यानी कंजम्पशन कितनी हुई होगी? 550 इंटू 6 एंड 1250 इंटू 6। क्या ये मिनिमम मैक्सिमम समझ आ रहा है बेटे आपको? आ रहे हैं ना? अब आपको क्लियर हुआ बेटे कि कंजम्पशन कैसे पता लग रही है हमें? 550 इंटू 6 kg, 900 इंटू 6 kg, 1250 इंटू 6 kg। बताइए जी, कितना कितना आंसर आ रहा है? इनकी वैल्यू बताइए। 3300 से ये कितना है? 5400, 7500 kg। अब हमें निकालना क्या है, पहले ये देखना पड़ेगा क्या निकालना है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें चाहिए रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। बताइए बेटे, रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा? वो आएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आपको फॉर्मूला याद है बेटे? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जल्दी बताइए बेटे, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है हमारी, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे 7500 kg, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 7 days। ये 7 weeks, क्योंकि वो वीक्स में था सब कुछ। 52,500, ये हमारा ROL हो जाएगा। ठीक है जी, एनी डाउट टिल नाउ? नहीं। डी होमवर्क दे दूं? आपको लगता है कि आप डी होमवर्क में कर लोगे? पक्की बात है कर लोगे? मैं बस डी का आंसर लिख देता हूं, आप उसको फॉर्मेट में खुद से सॉल्व कर लेना। बस मैं इसका डी का आंसर लिख के आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना? सॉल्यूशन नंबर 2 का 5th पार्ट एंड 6th पार्ट डी के लिए है ना।
डी के लिए अगर हम बात करें क्या क्या हमें पता है, हमें रीऑर्डर क्वांटिटी पता है 9000, लीड टाइम पता है, मिनिमम कितना है, एवरेज कितना है, मैक्सिमम कितना है ना। वो कितना है बेटा, 1 2 3, वो कहता है 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स। और कंजम्पशन कितनी पता है हमें, उन्होंने बोला है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 5 kg इनपुट लगता है, 5 kg। तो 550 इंटू 5, 900 इंटू 5 और 1250 इंटू 5, तो ये हमारी कंजम्पशन हो जाएगी। बताइए कितनी कितनी हो जाएगी ज़रा। सुमति डायरेक्ट आंसर ही बता रही बेटा, मुझे इनके आंसर बताओ सर। 1250 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा, 6750, 6250, 250 है ना, 2750। एक बार चेक करना लास्ट वाला। अब हमें निकालना क्या क्या है, रीऑर्डर लेवल, बताइए जी। तो फिफ्थ पार्ट में निकालना है आर ओ एल। आर ओ एल कैसे आता है बेटे, ये आता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या ये समझ आ रहा है आपको, हमने क्या कहा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। बताइए कितना हुआ। तो मैक्सिमम कंजम्पशन थी 6250, मैक्सिमम लीड टाइम था 3 वीक्स। इनटू करना बेटा कितना आता है, 18750 kg। और सिक्स पार्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज इनटू एवरेज। 4500 इंटू 2 9000 हो गया, 9000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 9750 kgs आ जाएगा। ये आप, वैसे मैंने करा ही दिया ऑलमोस्ट पूरा ही। मैंने बड़ा वाला क्वेश्चन करा दिया 4 वाला, क्या 3 वाला आप घर पे करके आओगे। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं तो करोगे, बोलिए जी। और देखो मेरी बात को समझना, जिस बच्चे ने होमवर्क साथ साथ कर लिया ना, आप ये समझ लो कि उसके लिए कॉस्टिंग बहुत आसान है। और मैं बता दूं कॉस्टिंग का पेपर आजकल टफ आता है। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ वो एंड में जाके बहुत पछताते हैं, क्योंकि उन्हें भारी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका हाथ ही नहीं चलेगा। तो ये गलती मत करना भाई कि कॉस्टिंग का होमवर्क ना हो। कॉस्टिंग का होमवर्क डेली होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, कूल। तो एक काम करिएगा, आज आप होमवर्क में क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन आप करके आएंगे। करके आओगे बताओ हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों आपने करने हैं, कर लोगे। ठीक है ना, अभी कुछ फॉर्मूला जैसे हैं जो मैंने समझाने हैं। बहुत बढ़िया। बस थर्ड भी ऐसा ही है जैसा मैंने कराया है, बट आपने उसे खुद से ट्राई करके आना है। आप कर पाओगे उसे, आज कर पाओगे होमवर्क में, ठीक है ना, अच्छे से करके आना। आई सी यू गाइस टुमारो। कर लोगे इतना होमवर्क, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कल मिलते हैं बेटे।